3, 2, 1 स्टार्ट। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनका है चिंतन शुभ यही कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। ठीक, नमस्ते। हाँ 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 हाँ, नहीं ठीक है ना, पर नहीं मैं तब तक पीडीएफ के बिना ही कुछ बातचीत प्रारंभ कर देंगे। वो शायद पीडीएफ व्यूअर में खोल सकते हैं यदि उसमें नहीं खुल रहा हो तो। क्या नाम है? हाँ? अच्छा, तो डाउनलोड करना पड़ेगा ना। ये शायद स्वेटर और ब्राउजर में नहीं खुल रहा है ना, तो आपको व्यूअर लगेगा। फिर तब तक पीडीएफ व्यूअर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का कौन सा पुस्तक हो गया अभी तक? अर्थशास्त्र हो गया। क्या लग रहा है अभी? मैंने आगे आगे क्या दिख रहा है? अध्ययन और जांचना।
पूछने के लिए प्रश्न नहीं बचेंगे। ठीक। दर्शन में हमने सुना है या सोचा है या पहचाना है कि मानव में कल्पनाशीलता है। ऐसा नहीं है कि पहले हमको ये पता नहीं था, पर उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, इसलिए वो बोलने से स्वीकार हो जाता है कि कल्पना तो हर मानव करता है। ये तो सामान्य बात। बाकी हमको इतिहास, मनुष्य के इतिहास को देखेंगे इस धरती पर, तो ये भी एक हम पहचान पाते हैं कि समय के साथ मानव में पहचानने की जो योग्यता है ये बढ़ी है। हर 10 वर्ष में यदि देखें, अभी तो बहुत अ, तेज गति से हमको दिखता है। हर 10 वर्ष, नमस्ते आइए, नमस्ते। तो हर 10 वर्ष ये दिखता है कि कोई नई चीज मानव पहचान पाता है। तो इसको अभी इस युग को हम देखेंगे तो इसको हम बहुत मोटे रूप में बोलते हैं भौतिकवादी युग या विज्ञान का युग। विज्ञान के युग को यदि सोचूं तो भाई विज्ञान युग का तात्पर्य क्या है? क्या हम सभी वैज्ञानिक हैं? मुझे लगता है नहीं, हम लोग तो वैज्ञानिक नहीं है। कुछ मनुष्यों में प्रकृति के नियमों को समझने के लिए जिज्ञासा बना, और वो बहुत द्रुत गति से, फास्ट गति से यदि देखेंगे तो यूरोप है ना, यूरोपियन रीजन्स में लगभग 300 350 वर्षों से प्रारंभ हुआ, लगभग 200 वर्षों में उसमें गति पकड़ ली। उसमें कुल अध्ययन का मतलब जो उद्देश्य है वो यदि देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मानव का अचानक, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया रही है, जैसे परमाणु के अवधारणा को यदि सोचेंगे तो बोलते हैं कि ग्रीस में प्रारंभ हुआ। ग्रीक एटॉमिस्ट नाम देते हैं फिलोसफी में उसको, लगभग 2000 वर्ष पहले। और उसी समय में मनुष्य ने स्वास्थ्य के बारे में भी सोच लिया था। तो अभी 1 महीने पहले तक भारत में जो लोग एमबीबीएस क्लियर करते थे उनको हिपोक्रेटिक ओथ लेना पड़ता था। हिपोक्रेटिस बोल के एक व्यक्ति होता था, उसने मूल नीति या मूल अवधारणा दी कि एक जो वैद्य है उसको किन चीजों को मानना पड़ेगा। तो वैसे ही हम सुनते हैं पहले के कुछ साइंटिस्ट के बारे में और ये सब, और अभी तो बढ़ गया। तो अभी इस 100 वर्षों में देखेंगे तो सबसे बड़ा नाम आइंस्टाइन का है ना। और मेरी आवाज में थोड़ी सी मेटालिक ध्वनि है क्योंकि नेजल कैविटी और जहां से साउंड निकलता है उसके बीच में कफ जमा है, वो मेटालिक साउंड क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। आपके लिए हो रहा है कि नहीं पता नहीं। तो इसको यदि देखेंगे तो बड़े बड़े नाम हुए, और अभी तो प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये सब मिलता है। ये भी दिखता है कि ये लोग जो पता करते हैं इसकी सूचना व्यापक रूप में फैलती है, एक वर्ग उसको जांचता है। जैसे फिजिक्स में कोई आविष्कार हुआ तो एक वर्ग उसको जांचता है, फिर वो संसार के लिए डिक्लेयर कर देता है कि ये सही है। फिर उसके आगे का जो वर्ग है वो भी उसको सोचता है, वो भी पाता है कि सही है। फिर नीचे होते होते टेक्स्ट बुक में आ जाता है, फिर हमको बचपन में पढ़ा देते हैं और हम मान लेते हैं कि ऐसा ही है। कुल मिलाकर यदि देखेंगे तो ज्ञान का फ्लो ऐसा है, या जानकारी का, जिसको साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि, उसको यदि देखें तो कुल मिलाकर उसका जो उद्देश्य है ना, वो 2 क्रम में हमको दिखता है। और जो बहुत मोटे रूप में मैं रखूंगा, बहुत डिटेल में हम साइंटिफिक मेथड पे बात करेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे, फिर उसके लिए मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी। बट अभी जो मेरे ध्यान में आ रहा है मैं ऐसे ही रखता हूँ। वो पीडीएफ खुलने तक का ये फिलर है, बट उपयोगी फिलर है, तो ऐसे ही उसको करते हैं। ठीक, मतलब उसका बेस बनेगा। तो जिसको वैज्ञानिक
या बढ़िया पेन यार, अच्छा मोटा लिखता है। वो इतना पतला लिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि दो दो बार लाइन मारो इसमें ऐसे। एक वो हार्डबोर्ड में यूज करते थे, सो मंगा के एक डिब्बा भिजवाया था इधर, एक मानवतीर्थ भी भिजवाया था। जब योगेश भाई इधर थे तो एक डब्बा भेजा था उनके साथ, रिफिलेबल। तो वैज्ञानिक मेथड वास्तविकता को समझने के लिए देखेंगे तो इसके कुछ मुख्य हमको अंग दिखते हैं। एक तो हम वास्तविकता या रियलिटी को समझना चाहते हैं, है ना। अब दर्शन के टर्म्स में हमको समझ में आता है कि वास्तविकता का मतलब है पदार्थ, क्योंकि वास्तविकता को पदार्थ माना गया है, ठीक। और दर्शन में आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो बाबा जी ने लिखा है, श्रद्धेय नागराज जी ने, कि भौतिकवादी विज्ञान की ये मान्यता है कि पदार्थ से चेतना का निष्पत्ति होता है, इसीलिए चेतना को अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। पदार्थ का अध्ययन करना ये फिक्स्ड है, इसको वास्तविकता है। इसके अनेक आयाम हैं, राइट। इसका एक फंडामेंटल आयाम है कि मूल में वस्तु कैसी है, इसको थियोरेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। फिर उसकी जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे ये जो बना है, ये इसका जो अंतिम छोर है वो चंद्रशेखर भाई हैं, इसके यूजर हैं। उसके पूर्व छोर को देखेंगे, इसका रिपेयर टेक्नीशियन है। उसके पूर्व छोर को देखेंगे, सर को देखेंगे तो वो आदमी है जिसने इसको असेंबल किया। उसके पूर्व भाग को देखेंगे तो वो आदमी है जिसने सोचा कि इसको ऐसा जोड़ के प्रोजेक्ट किया जा सकता है। उसके मूल में है, क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी से चलता है तो एलईडी का आविष्कार हुआ। उसके मूल में है कि लाइट वस्तु के रूप में क्या है, ठीक। तो फंडामेंटल स्तर पर यदि देखेंगे तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में फंडामेंटल स्पेस क्या है, टाइम क्या है, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, इतने मुद्दे बनते हैं, है ना। स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी, ठीक। इस मूल जो अध्ययन है, इससे आदमी को किसी वस्तु के होना तथा उसके जो तात्विक जो बिहेवियर है वो समझ में आता है, वो कहलाता है साइंस। फिर उसकी उपयोगिता के लिए लोग सोचते हैं, वो अप्लाइड साइंस। फिर उसको मनुष्य के योग्य पद्धति में लोग उसको परिवर्तित करते हैं, उसका नाम है टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग, है ना। एक्चुअली इंजीनियरिंग अलग चीज है, टेक्नोलॉजी अलग चीज है। अपने देश में सब मतलब अभी सब कच पचर का हो जाता है, फिर उसको हम उपयोग करते हैं। तो एक तो है कि साइंस का अध्ययन का स्तर, तो दूसरा उसका विधि। विधि में यह है कि ये ऑब्जेक्टिव होना है ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब वो वस्तु जैसी है वैसे ही मुझे पहचानना है, मेरी मान्यता उसमें ना घुसे, ठीक। तो मुझे लगता है कि स्पेस ऐसा है, आपको दूसरा लगता है कि स्पेस ऐसा है, तो कैसे तय करें कि स्पेस कैसा है। तो उसके लिए कुछ नियमों को बनाए गए, है ना। उन नियमों का नाम है साइंटिफिक मेथड, ना, यह वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति में क्या कहा कि भाई इरेस्पेक्टिव कि आप इसका अध्ययन कर रहे हैं या नेक्स्ट लेवल इसके साथ जो होता है उसको अध्ययन कर रहे हैं, या एलईडी कैसे बनता है उसको अध्ययन करते हैं, या एलईडी का मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है उसको अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ तक, है ना। उसके बाद तो उसको जोड़ के काम करने वाला है। फिर वो प्रयोग विधि से चलता है नहीं चलता है, जैसा भी कर रहे हैं ये प्रयोग है ना, इट्स नॉट वर्किंग, बट दैट डजंट मीन कि एलईडी का थियरी गलत है ना। उसकी यूटिलाइजेशन हमको समझ में नहीं आ रही है, वो जैसे काम करता है वो ठीक से सेट नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये साइंटिफिक मेथड में सर्वप्रथम आया ऑब्जर्वेशन, है ना। किसी चीज को आप ऑब्जर्व करते हो या आप हाइपोथेसिस से शुरू करते हो। हाइपोथेसिस का मतलब आपने कुछ प्रतिपादित किया कि ऐसा होना चाहिए। ये हाइपोथेसिस को यदि देखेंगे तो पहले से आदमी कुछ देखा रहता है, उसके आधार पर वो हाइपोथेसिस बनाता है ना। तो ये हाइपोथेसिस किस चीज का प्रदर्शन है, ये कल्पनाशीलता का प्रदर्शन है। दार्शनिक टर्मिनोलॉजी में हम देखेंगे तो ऐसा बनेगा। उसके बाद है कि भाई हमने ऑब्जर्व कर लिया, ये भर से नहीं होता है, हमने देखा, तो उसको नियमों को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आपको लगेगा। अच्छा, ये क्यों एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगेगा आपको, क्योंकि फाइनली आप पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं ना।
तो केवल कल्पना में तो नहीं रहती है पदार्थ, उसका एक प्रत्यक्ष स्वरूप भी रहता है ना, ये कल्पना है। ठीक, ऑब्जर्वेशन प्रत्यक्ष का ही होता है, भले ही वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखे या सीधे इंद्रियों से दिखे। ठीक, मतलब यू कैन इमेजिन अ लॉ एंड देन से कि उसकी वस्तु ही नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, वो आपका काल्पनिक पकौड़ी हो गया, बढ़िया लगे बट उसका कोई, मैंने बढ़िया सिद्धांत है बट उसका कोई स्थूल या मूर्त रूप हमको मिलेगा नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा, फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फिर जो हाइपोथेसिस आपने बनाई वो बेसिकली नियम या लॉ की है, उसको आप वेरीफाई करोगे, है ना। ऑब्जर्वेशन का मतलब डेटा मिलता है उसमें, तो इसीलिए गणित का प्रयोग होता है, राइट। बिना मैथमेटिक्स का डेटा नहीं है, ओके। तो इसीलिए मैथमेटिक्स का प्रयोग करेंगे हम और वेरीफाई, और फिर ये लोग और एक उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं फॉल्सिफाइबिलिटी। उसको माने एक चीज होता है जिसको बोलते हैं साइंस में ना कन्फर्मेशन बायस। मैंने पहले से कोई चीज सोच ली है तो फिर मैं उसी दिशा में ही ढूंढूंगा, तो फिर कैसा पक्का होगा कि उसमें, तो उसको वो कौन से कंडीशन में फॉल्स होगा उसको भी पता करते हैं, तब जाके तय होता है कि ये सही है। सो बहुत ही रिगरस और बहुत ही शानदार, है ना, बहुत ही फुल प्रूफ मैकेनिज्म है वो। और उसके बाद, ये सब होने के बाद, ये जो भी पब्लिश होता है ये पीयर रिव्यू में आता है, आपके साथ के लोग उसको रिव्यू करेंगे, फिर एक पर्याप्त मात्रा में जब लोग उसको सेटिस्फाई करते हैं तब जाके वो बोलते हैं कि ये सही है। तो जैसे एक जर्नल में पब्लिश करना आपको, है ना, मान लेते हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोनॉमी में आपको कुछ पब्लिश करना है, तो आपको ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी छेद है वो रिजेक्ट कर देगा कि तुम्हारा मन का पकौड़ी है, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन का बताते हैं कि वो तो क्लर्क था स्विस पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट जो होता है उसमें क्लर्क है ना, पेटेंट लिखने वाले ऑफिस में क्लर्क है। तो उन्होंने आई थिंक किसी जर्मन या ब्रिटिश जर्नल में अपनी पेपर भेजी पहली वाली, तो उसका जो चेयरमैन था, उन दिनों बहुत कम लोग लिखते थे, हैंड रिटन है, तो उसका जो रिस्पॉन्स था आइंस्टाइन को, दिस मेक्स वेरी गुड पोएट्री बट दिस इज नॉट साइंस। कविता बढ़िया लिखा तुमने बट ये विज्ञान नहीं है। जो फर्स्ट पेपर है आइंस्टाइन की ऐसी थी। तो ये हो गया वैज्ञानिक पद्धति। इसके पूर्व में यदि जाएंगे, अभी हम केवल सच्चाई को पता करने के धाराओं के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, हम धर्म और रिलीजन और उपासना वो सब पे नहीं जाएंगे, देवी देवता ये सब पे। अब विज्ञान के मूल में, उसके पूर्व में आध्यात्मवादी ज्ञान परंपरा। अध्यात्मवादी ज्ञान परंपरा को देखेंगे कि इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य भी वास्तविकता है। ठीक, वास्तविकता में ये दृष्टा को भी साथ में ले लेता है कि देखने वाले को भी मैं समझूंगा। विज्ञान में क्या है, जो दिख रहा है, जो दृश्य है उसको मैं देखूंगा, दृष्टा के बारे में कोई बातचीत नहीं है। ठीक, और आध्यात्मवादी परंपरा में क्या है, वो कहेंगे जो देखने वाला है इसको भी मैं समझना चाहता हूँ, मूल में, है ना, जिसको हम स्पिरिचुअल परस्यूट या इस टाइप की चीज बोलेंगे, और जो दिख रहा है उसको भी मैं समझना चाहता हूँ, इन दोनों में अंतर संबंध को भी समझना चाहता हूँ। ठीक, अब इसकी मेथड क्या होगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो देखने वाला है वो तो बाहर तो दिखेगा नहीं, हेंस ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, सेल्फ, स्वयं को जांचना, स्वयं को देखना, यहाँ तक आएगा आदमी, है ना। देखने वाले को यदि समझना है तो स्वयं को ही देखना पड़ेगा, और उसके थ्रू फिर बाकी चीज दिखती है, यहाँ तक वो पहुंचे। मेरे द्वारा ही ये वास्तविकता दिखती है, तो मेरे अंदर यदि खोट है वही खोट बाहर भी सुपर इम्पोज होगी। इसको लेकर विशद तर्क हुआ, कम से कम भारत
जो देश है ना, ये जो परिप्रेक्ष्य, इसमें भयंकर तर्क हुआ, बहुत सारे डिबेट्स हुए, है ना। और हम उसमें नहीं जाएंगे कि अलग अलग इसकी धाराएं क्या थी, दृष्टा कौन था, वो तो कभी विकल्प पर बात किए होंगे हम, या कर लेंगे। हाँ, वो दूसरा नोट्स, ये तो सपोर्टिंग नोट्स है। एक नोट्स था जो मैं, वो हैंड रिटन वाला था, कटपुट हैंड राइटिंग में। हाँ हाँ, हैंड रिटन वाला खोल लीजिए, इसको आप लोगों को पढ़ना है। और ये एक्चुअली आज तक रिलीज ही नहीं हुआ, वो 7-8 साल पहले मैंने लिखा था, तो मेरे ध्यान में आया कि इधर तो दोपहर को कुछ रीडिंग होता है। तो मैं जब ट्रेन में आ रहा था ना, नागपुर से बिलासपुर, तो वो वंदे भारत एक्सप्रेस में आया, वो पूरे कोच में मैं अकेले था सीटिंग में। तो बीच बीच की जो सीटिंग वाली होती है ना, पूरा डेस्क, को मेरा लंबा चौड़ा ऑफिस बन गया। तो अपना लैपटॉप डाल के 6 घंटे में उसमें मैंने उसको पूरा किया, फिर जो भी करेक्शंस थी। फिर बाकी अमरकंटक गया तो वहां कोई था नहीं, मैं पहले पहुंचा था अनुभव शिविर के लिए, वहां 4 घंटे पूरा करके फिर आपको मैसेज किया हो। तो उसमें कुछ हो सकता है, तो इसलिए मैंने डिस्क्लेमर डाल दिया पहले ही। पर उसको आप पढ़ सकते हैं, जिनको इच्छा है प्रिंट आउट ले लो, जो भी यहाँ की सिस्टम है। जिनको प्रिंट आउट नहीं चाहिए, डिवाइस में पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ लो। वो आफ्टरनून रीडिंग में हम उसी को यूज करेंगे। जो नोट्स हैं उसके लिए रीडिंग मटेरियल है, वो नोट्स भी मैंने वो रीडिंग मटेरियल इसीलिए बनाया कि ये मेरा कविता हो जाएगा, नहीं तो है कविता, कविता का कुछ आधार भी रहे, है ना। नहीं तो ये भी कालिदास हो जाएगा ना अपना। मैंने अपना कुछ बना लिया है, तो उसका कुछ तो बेस रहे, उसके लिए वो बनाया है। सो विल कम बैक हियर। तो हम इसमें नहीं जाएंगे कि दृष्टा को लेकर क्या बातचीत हुई, वास्तविकता को लेकर क्या बातचीत हुई, बट इतना डिसाइड हुआ कि भाई हमको अपने आप को समझना है सेल्फ रिफ्लेक्टिव मेथड से, और उसके थ्रू वास्तविकता को समझना है ना। और इसको लेकर बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं कि तुमने अपने बारे में जो समझा वो ट्रू है कि फॉल्स है। उसको लेकर बहुत सारे वेदांतियों के बीच में, अंदर ही वेदांतियों और बौद्धों के बीच में, बौद्ध और जैनों के बीच में, है ना, ये जो बड़े 3 धाराएं थे भारत में, इनमें बहुत सारी बातचीत हुई। भारतीय वेदांत परंपरा को यदि देखेंगे या वेद परंपरा को देखेंगे, इसमें इस ज्ञान प्राप्ति, सी हमको क्या समझना है, ये यहाँ पर सेट हो गया, जैसे भी यहाँ पर सेट हुआ, राइट। वैज्ञानिक नियम को, क्या 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 नाम था, यूरेका कौन बोला था बाथटब में बैठ के, हाँ, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज से शुरू हुआ। अच्छा, वो पानी के बारे में कुछ तो सोच रहा है ना, तभी तो यूरोका चिल्लाया, नहीं तो बाथटब में बैठ के यही सोचता कि बढ़िया पानी है। जिसको भोगने के लिए पानी में जाना था, वो तो भोग के निकल जाता, उसकी खोपड़ी लगी है कहीं तो, तभी तो सोचा। मतलब वो पानी का तो सुख ले ही नहीं रहा है, वो तो यही सोच रहा कि होता क्या है। ठीक। तो ये जो मेथड है यदि देखेंगे तो हाइपोथेसिस के रूप में आती है। उसके बाद हम उसको इन सारे मैंने स्टेजेस के थ्रू उसको रन थ्रू करते हैं। अब यहां पर जो मेथड है वो क्या है, वेद परंपरा मात्र में एक ज्ञान, दूसरा उपासना, तीसरा योग। दीज आर द मेथड्स। मेथड फॉर व्हाट? मेथड दो चीज के लिए होता है। डिस्कवरी का एक मेथड है, अनुसंधान के लिए। जो नहीं पता है उसको प्राप्त करने के लिए एक मेथड होगा। जैसे अभी रिसर्च है ना, अभी ये बॉम्बे से है, बॉम्बे में एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च। तो कैसा होगा उनका? अभी फंडामेंटल रिसर्च का मतलब क्या है, वो ये तो नहीं देख रहे हैं कि एप्सॉन का प्रिंटर ठीक से कैसे काम करेगा ना, वो तो इस जगह पर काम कर रहे हैं, है ना। और वो एक लैब है, ऐसे कम से कम 100-200 फंडामेंटल अच्छी लैब्स होंगी विश्व में। उनकी मेथड क्या होगी या उनकी आवश्यकता क्या है? जो अज्ञात है उसको ज्ञात करने के लिए वो उस मेथड का उपयोग कर रहे हैं, और जो पहले से ज्ञात है या ज्ञात जैसे लगता है उसको प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, है ना। टू थिंग्स। तो एक फ्लो है डिस्कवर, दूसरा जो पहले से प्राप्त है, मतलब पता है या पॉस्टुलेटेड है, इसको बोलते हैं पॉस्टुलेट, है ना, उसको वेरीफाई करने के लिए करते हैं। दोनों के लिए मेथड है ये। ठीक। तो जो पता नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए हम ये तीन में से किसी एक मेथड को हम यूज करेंगे। पता नहीं का मतलब क्या है, पहले से जो मिला है उससे मैं अतृप्त हूँ। कोई बोलकर गया तुम आत्मा हो, मेरे को बोलता है मेरे को नहीं लगता मैं आत्मा हूँ, नाउ आई नीड टू फाइंड आउट मैं क्या हूँ।
सो आई हैव टू यूज, है ना, वन ऑफ दीज थ्री मेथड्स मुझे उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा कोई बोल के जाता है तुम आत्मा हो या तुम नहीं हो, मैं उसको मान लेता हूँ, ठीक है मैं नहीं हूं। अब मैं उसको प्रूव करने के लिए तीन में से किसी एक मेथड को उपयोग करूंगा। ठीक, इसी जो मेथड है इसका जो एक वो है भाग है, आई मीन सिमिलर टू यो, बट उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो बौद्धों का एक मेथड है ना, बट इसी के हाइब्रिड्स हैं, वो कहीं ना कहीं तंत्र और ये सभी को प्रयोग करते हैं। तो ये जो ज्ञान मेथड है ये वेदांत से जुड़ा है। सो वेदांत दर्शन जो हमको वो करता है श्रवण मनन निधिध्यासन। ठीक, ये वेदांतिक मेथड है। इसके बाद भी कुछ लिखते हैं, उसको छोड़ देंगे। उपासना पद्धति में देखेंगे तो ये भक्ति से संबंधित चीज, तो इसमें एक है नवधा भक्ति सूत्र। ठीक, तो उपासना किस चीज के लिए है? तो किसी देवी देवता से संबंधित हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट को मैं वेरीफाई करने जाता हूं, है ना। कृष्ण है, तुम कृष्णा के कॉन्शियसनेस में जा सकते हो, है ना। ये अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? तुम जो हाइपोथेसिस है आपकी एक स्टूडेंट के लिए ना, ये नया कुछ पता नहीं कर रहा है, वो केवल वेरीफाई करना चाहता है कि जो बोला गया है वैसा है कि नहीं, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग हमको ये ऐसे मिलेंगे कि जो वेरीफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कृष्ण जी का एक मूर्ति लगा दूंगा, रोज एक अगरबत्ती लगाऊंगा, उनको एक केला खिला दूंगा, एंड आई लिव माय लाइफ, में पर्याप्त है। कुछ आदमी को लगेगा कि इससे तो तृप्ति नहीं होगी, पता चलना पड़ेगा भाई ये मूर्ति के पीछे जो कृष्ण ये है कहाँ, कैसे दिखता है। फिर एक आदमी बोलेगा केवल उनमें अच्छे गुण होने से पर्याप्त नहीं है, मुझे भी ऐसे अच्छे गुण चाहिए। उसका नाम है उपासना। उपासना आदमी कब करेगा? जब उसके अंदर ये आ जाता है कि उस देवी या देवता या श्रेष्ठ जो भी एंटिटी है ना, उसके होने के स्वरूप को मैं देखूं, इसका नाम है साक्षात्कार, है ना। उस होने के स्वरूप को मैं देख पाऊं, नंबर एक। नंबर दो, उनमें जो गुण है वो गुण मेरे अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। मैं इससे तृप्त नहीं हूं कि मैं दिन में गोटीबाजी करूं और सवेरे कृष्ण जी का पूजा करूं। कृष्ण जी का जो मतलब जो अच्छी क्वालिटीज है ना, मैं स्वयं उनको अपनाना चाहता हूँ। इसका नाम है उपासना। तो इसमें फॉर एग्जांपल भारत में एक मूवमेंट जो भी बहुत माने पॉपुलर है वो इस्कॉन है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी। तो उसमें आप किन्हीं उनके किसी मंक या किसी उससे बात करेंगे, तो जैसे मेरी एक व्यक्ति से दोस्ती हो गई थी मैसूर में, वो पुणे में एमबीए पढ़े थे और वो बाहर एक मंदिर के सामने अगरबत्ती बेच रहा था मैसूर में, है ना। तो मेरे को देख के लगा ये अगरबत्ती बेचने वाला तो नहीं है। वो इस्कॉन कपड़े पहने थे, बातचीत हो गई, वो पूछा तो महाराष्ट्र निकला, मराठी में बात किए। वो सिम्बियोसिस में एमबीए करके कोटक इक्विटीज में काम कर रहा था, है ना। वो इस्कॉन मंदिर के अगरबत्ती बेच रहा था इधर, खुद बना के, स्वावलंबन, है ना। वो पैसा नहीं लिया, अपना अगरबत्ती अपना धूप अपना वो बना के बेचते हैं। उनका फोन करेंगे वो हेलो नहीं बोलता है, कृष्णा बोलता है। जैसे इधर आप कुछ लोगों को फोन कीजिए वो हरिहर बोलता है, वैसे उधर कृष्णा बोलता है ना, कृष्णा। ठीक, तो मैं उनके घर गया, बढ़िया लोग हैं, है ना। वो किसी गुजराती महिला से विवाह कर लिए थे और होपफुली आई स्टिल हैव हिज नंबर। तो मैं पूछा कि भाई तुम्हारा क्या है एम ना। वो कुछ नहीं, वो दिन में गीता को पढ़ते हैं और गीता के जो इसको है उनको स्वयं प्राप्त करना है। तो मैंने पूछा आपके सेटअप में किसी ने प्राप्त कर लिया क्या? वो बोला हाँ ये स्वामी जी हैं, इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इसमें यदि देखेंगे नवदा भक्ति सूत्र और बाबा जी की जो ट्रेडिशन थी दैट इज कॉल्ड आगम तंत्र उपासना। आगम तंत्र उपासना, आगम जो परंपरा है ये वेद के पैरेलल की परंपरा है ना। तो ये देवी देवताओं और इन पद्धतियों को उसने डेवलप किया और धीरे धीरे वेद का जो सॉफ्टवेयर है इन्होंने ले लिया, या थियोरी, सॉफ्टवेयर नहीं बोलना चाहिए, थियोरी। आगम तंत्र उपासना में क्या करते हैं? वेदांत की थियोरी विद द प्रैक्टिसेस ऑफ आगम एंड भक्ति, है ना, जो बाबा जी की परंपरा थी नागराज जी की, जिससे वो समाधि तक गए, है ना। और आगे जो भी क्या किया वो सब आप लोग सुने होंगे। और वेदांत परंपरा में थियोरी भी वेदांत की है और प्रैक्टिस भी वेदांत की है, बेसिक जो डिफरेंस। ठीक, तीसरा
योग में नहीं। तो इसमें आगम तंत्र उपासना में क्या है भाई? शक्ति त्रय का जागरण है। तो इसको 3 में बताते हैं, क्रिया, इच्छा और ज्ञान शक्ति का जागरण। इसकी जो व्याख्या देते हैं वो देते हैं, है ना। इच्छा शक्ति के जागरण होने से रत्न और ये सब आपको मिलेंगे, है ना। और क्रिया शक्ति के जागरण होने से आप उड़ सकते हैं और ये बन सकते हैं। ज्ञान शक्ति के जागरण से जो भी होता है होता है। योग की परिचर्चा वेद समय से है। फिर बिहार के रीजन में अराउंड 1800 मे बी 2000 ईयर्स अगो पतंजल महर्षि हुए। उन्होंने फिर योग सूत्र लिखा जो 196 स्टैंजास में है, 196 लाइंस ओनली। तो वो बुक इतनी पतली है योग की, राइट। इसमें वो 8 अंगों में बताते हैं, 8, है ना, अंग। ये लिखते हैं यम, यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार एंड देन धारणा ध्यान एंड समाधि। तो समाधि की जो व्याख्या हम देखते हैं योग सूत्र में, वो लिखा है तदेव अर्थमात्र निर्भासा, है ना, स्वरूप शून्य में भी समाधि। ये जो स्वरूप है, ये जो दृश्य दिख रहा हमको वास्तविकता, ये शून्य हो जाता है और मात्र दृष्टा भर रह जाता है, इसका नाम है समाधि। तो फाइनली ये माना गया है कि अंतिम जो सत्य है अपने बारे में उस स्थिति में जाके पता चलता है। अब मॉडर्न इसमें उसको हाइपर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया है ना एक। और समाधि की कई व्याख्याएं हैं अभी के उसमें। माने लोग चलते फिरते किसी को समाधि हो जाता है, विचार, दो विचारों के बीच में खाली स्थली को समाधि में उन लेते हैं। और योग तो अभी पेट घुमाना, हाथ पैर फैलाना, इसको भी योग बोलते हैं, है ना। किसी ने पूछा था XYZ कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति है, वो मतलब योगाचार्य हैं काफी प्रसिद्ध भारत में। नागराज जी को पूछा, मैं बैठा था कि इनको ज्ञान हुआ है क्या? तो बाबा जी का उत्तर था, पेट घुमाने से ज्ञान नहीं होता है रे। तो इस क्रिया होती है ना, टुंग 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 नौली कुछ बोलते हैं उसको, ऐसा से घुमाते हैं, काफी बढ़िया है। तो इससे उसकी, तो इसमें जो योग है वो मेथड है अचीव करने की। इसकी जो थियोरी है, द थियोरी इज सांख्य दर्शन, है ना, एंड द प्रैक्टिस इज योग। ठीक। एंड बौद्ध दर्शन में देखेंगे तो उनकी अपनी स्टेजेस एंड प्रैक्टिसेस हैं, है ना। बट इसी से मिलता जुलता रहेगा। फिर बौद्ध दर्शन की भी 2 शाखाएं हो गई है, एक महायान, है ना, और एक हीनायान या थेरावाद। फिर एक वज्रयान बोलते हैं। वज्रयान में ये तंत्र और उपासना वाली पद्धतियों को ले लेते हैं। अलग अलग स्वरूप रहता है बुद्ध का और पद्म संभवा का, उसको करते हैं, है ना, कल्पना में लाके। तो उपासना के उद्देश्य को देखेंगे तो स्वयं देव स्वरूप बन के देवी देवताओं को उपासना करना। देवो भूतो देवा नियजेत, ऐसा लिखा है जो बाबा जी बताते हैं। अब बाबा जी ने एक नई दर्शन दी है हमको, इसका नाम है मध्यस्थ दर्शन, है ना, MD, राइट। इसकी थियोरी हमको दिया है। तो थियोरी में 3 भाग हैं। एक तो वास्तविकता का स्वरूप क्यों है जैसा है, इसको 3 दर्शन में बोला है ना। व्यवहार दर्शन, अनुभव दर्शन एंड कर्म दर्शन, पार्ट 3। ओके। जो प्रैक्टिस वाली पार्ट है, ये तो एक तो वास्तविकता, दूसरा ये वास्तविकता के लिए जो जस्टिफिकेशन है, ये ऐसा जो है ऐसा ही क्यों है। पिछले बार एक दीदी ने बोला था इंग्लिश से, आप ही ने बोला था ना। हाँ, पिछले मैं कब आया था? अनुभव दर्शन हुआ था, कितने महीने हो गए? 3 ही महीने हो रहे हैं। ठीक है, मैं उसको हिंदी में बोलते जा रहा हूँ। मैं पुणे जाने से मेरे खोपड़ी के अंदर इंग्लिश आ गया वापस, जानबूझ के नहीं आया। जब तक इधर था तो हिंदी चल रहा था, अभी उधर लिखता भी हो तो फिर इंग्लिश, वो जो भी बोले, वातावरण का दबाव है। हाँ, तो ठीक है। तो इसके अलावा जो वो है, ये 3 वाद में दिया है। और इस ज्ञान को ऐसा तर्क संगत विधि से समझ के, है ना, तो दोनों विधि से हमको वाद प्रयोग होता है। एक तो
ये जो दर्शन है इसको समझने के लिए माध्यम है वाद, है ना। और दूसरा जो दर्शन है उसमें कोई कमी नहीं है, इसको जांचने के लिए वाद। तो इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम, नीचे से ऊपर आप तैर रहे हैं, दर्शन अभी दिख नहीं रहा है, वाद पकड़ में आता है। यार लॉजिकली तो ठीक लगता है ना भाई, आदमी आदमी को झगड़ा करना नहीं चाहिए, ये है जनवाद, ठीक है ना। यार बात तो सही लगता है कि भाई किसी को यदि ज्ञान हुआ तो उसको बोलना भी चाहिए, इसका नाम है अध्यात्मवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। जो अध्यात्मवाद जीने में आता है या अनुभव कर सकते हैं, है ना। रहस्यात्मक अध्यात्मवाद क्या है, वो बात क्या बोलता है, अनुभव को बताया नहीं जा सकता और विचार में आता नहीं, तुमको नहीं समझ में आएगा, ये दूसरी विधि है रखने का, वो एक तर्क है, ये एक तर्क की शैली है। जो तर्क शैली का मतलब है वाद, ठीक। फिर जो भी भौतिक रासायनिक हमको जो पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली, है ना, बंदर जो भी दिखता है, वो बोलता है ये सब पूरक है, बढ़िया समाधान में है, हमको लगता है ये बढ़िया है ना। अब इसका मूल स्वरूप क्या है, सत्ता में प्रकृति भीगा डूबा घिरा है, वो बहुत वर्ष लगता है पकड़ में आने को, बट ये समझ में आता है, वो कुत्ता बिल्ली झगड़ रहे हैं लेकिन पूरक है। कुत्ता बिल्ली झगड़ते हैं ना, वो बिल्ली यदि दिखी तो कुत्ता उसके पीछे दौड़ता है, ठीक। तो उसी का जो देखने का दृष्टि के अनुसार इधर आ गया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उसी घटना को देखकर हम क्या इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से क्या इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं। तो कई बार हम वाद को सुन के फिर दर्शन का एक आकलन करते हैं, और फिर दर्शन को पढ़ के भी वाद में उसको फैला के दर्शन की जो स्वरूप है वो हमको अधिक स्पष्ट हो पाती है। उसके बाद जीने की विधि को दिया, ये पेन मृत्यु की अवस्था में है, जीना जो है शास्त्र है ना, जीने की विधि, ठीक। तो मनुष्य के साथ जीना जो है, कैसे हम जिएंगे, इसका नाम है समाजशास्त्र, ठीक। भौतिक रासायनिक वस्तुओं का उत्पादन तथा उसका वितरण, क्योंकि केवल मानव उत्पादन नहीं करेगा, वितरण भी करेगा, उसका नाम है अर्थशास्त्र, है ना। और जो जीवन वाला पक्ष है, ये तो बाहर का आदमी हो गया, ये बाहर का पत्थर हो गया, बाहर का पत्थर अर्थशास्त्र में है, बाहर का आदमी समाजशास्त्र है। और मैं जब जीऊंगा तो मेरा स्वरूप क्या होगा, उसी का नाम है मनोविज्ञान, है ना, एमवी, ठीक। जगह कम है, एक्चुअली जगह कम नहीं है, यहाँ तक गया है बोर्ड मुझे लगा है बोर्ड यहाँ खत्म हो गया ठीक है। तो इसका नाम है मनोविज्ञान। तो अभी हमारे पास भी ये चॉइस है ना, हमने ये एक जनरल हमको मिल गया, अब हमको अध्ययन करना है कि नहीं। अध्ययन हम क्यों करेंगे, ये दर्शन को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ तो अध्ययन की आवश्यकता है, यदि नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं। क्या करना है, ये दर्शन पढ़ लिया, बात को स्वीकार लिया, है ना। मैं चैलेंज करने नहीं जाऊंगा नागराज जी को कि तुमने ठीक से देखा कि नहीं देखा, फुर्सत नहीं है, या वो बहुत बड़े हैं, चलो यार मान लिया, है ना, दिस इज गुड इनफ फॉर मी, मैं इसी को ले लिया, मेरे को और कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत दर्शन ये तृप्त हो गई, मेरी कल्पनाशीलता भी तृप्त हो गई, सब तृप्त हो गया, अब मुझे केवल इसके प्रैक्टिस में जाना है, कोई बुराई नहीं। क्या प्रैक्टिस करूंगा, वही समाज शास्त्र के नियमों के अनुसार क्या है, स्वधन स्वनारी स्वपूर्व दयापूर्ण कार्य व्यवहार संबंधों को पहचानना, ये ट्राई करूंगा, कभी होगा नहीं होगा, किटपिट होगा, टूट जाएगा, ये सब होगा, ठीक। दूसरा है, मैं फिर अर्थशास्त्र को प्रैक्टिस करूंगा, कैसे प्रैक्टिस करूंगा, मैं पहले केवल मान लो अभी जो सबसे काल्पनिक जो व्यापार है वो क्या है, फ्यूचर में जो आलू पैदा होने वाला है उसके रेट पे गेस करना। अभी वो आलू पैदा ही नहीं हुआ है, इसका नाम है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। लोग जो आलू अभी तक पैदा नहीं हुआ है उसको खरीद के बेचते हैं, उससे पैसा बनाते हैं, इससे अधिक काल्पनिक में सोच नहीं पाता हूँ। मतलब ये अल्टीमेट है, ये मनुष्य के प्रोजेक्शन का। यदि मैं उसका ट्रेडर हूँ, इसको बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इनके बॉम्बे में बहुत होता है ना। बॉम्बे भारत का न्यूयॉर्क है, गंदगी को छोड़ के, है ना। हाँ, मैंने न्यूयॉर्क में भी ऐसे ही करते हैं, गंदगी को छोड़ के। न्यूयॉर्क भी गंदा है उनके स्टैंडर्ड के अनुसार, तो उसको मैं सुनता हूँ, फिर मेरे को लगता है क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग अस्तित्व सच्चाई है, और है ना, मनुष्य में संबंध है, और मुझे पूरकता रूप के रहना है, मैं सब बेच के हुए 4 आम का पेड़ लगाऊंगा और आम का जैम बनाऊंगा, मैं उससे खुश हो जाता हूँ, राइट।
मनोविज्ञान को कॉपी कर नहीं सकते हैं। ये दो कॉपी हो सकता है, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र का आप देख के कॉपी कर सकते हैं। ये तेल बनाते इनको देख के मैंने कॉपी कर लिया, बढ़िया एक चल गया। बट उसके पीछे कोई सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर वाद और दर्शन है ना। तो उसके अंदर जो मेरे अंदर जो तालमेल है उसको लेकर मैं तृप्त होता हूँ, मेरे को लगता है मैं बढ़िया बड़ा काम कर रहा हूँ। वही तेल बगल में एक आदमी पिरवा रहा है ना, वही तेल कोल्ड प्रेस सब ठीक। 200 साल पहले सब कोल्ड प्रेस ही था, हॉट था ही नहीं। बट हम बोलेंगे नहीं नहीं, वो दर्शन, वो सॉफ्टवेयर डिसाइड कर रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो जस्टिफाइड है कि नहीं। ठीक। तो ये एक स्तर है। यही वाली जो चीज, स्तर का मतलब हम उस दर्शन के कौन से भाग को अपनाना चाहते हैं जो हमारी प्राथमिकता में दिखती है। और ये हमारे पूर्व संस्कार, ये सब पर निर्भर करता है। आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग, आप सबका अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। यही चीज परंपरा में देखेंगे तो क्या हुआ, ये कृष्ण का जो मूर्ति था आगम तंत्र उपासना में, हमने कृष्ण जी को बनाया बढ़िया। यूजुअली कृष्ण जी को मार्बल में बनाते हैं, व्हाइट में बनाते हैं, ब्लैक में नहीं बनाते, पता नहीं क्यों। काला कृष्ण जी का नहीं दिखता है, बनता है नहीं बनता होगा, साउथ में बनता है। मैं आज तक कृष्ण जी का वो एक्चुअली साउथ में देखा ही नहीं है, मंदिर एक भी नहीं है। श्री कृष्णा टेम्पल है उडुपी में, कोई गया होगा तो बताएगा कलर, वो भी शायद व्हाइट ही होगा। तो उसमें भी वही हुआ कि मैं गीता को पढ़ के, गीता में जो ज्ञान लिखा है उसको मैं प्राप्त करूं, या गीता को समझूं। समझूं का मतलब वाद है, ज्ञान संपन्न होना मतलब दर्शन है ना। या मैं कृष्ण जी को रखूं और रोज स्मरण करूं कि मैं आज गलती नहीं करूंगा, ये शास्त्र है। ठीक है ना। तो गीता में जो प्रैक्टिसेस लिखी है उन प्रैक्टिसेस को मैं अपना लूंगा, इसका मतलब है जीना। उन प्रैक्टिसेस को मैं ले लेता हूं। लेकिन इसमें कैच क्या है, इशू क्या है कि जब तक ये ऊपर का थियोरी, वाद और दर्शन क्लियर नहीं है, वो प्रैक्टिस कभी भी उसको मैच नहीं करेगा, उसमें टूटा रहेगा। लेकिन इसकी एडवांटेज क्या है, पूर्व से बेहतर हो गया। और मेरे को लगता है कि मैं एक अच्छे जगह पर पहुंच गया, उसके पहले मैं थोड़ा कम था। ये जो तृप्ति है अंदर की है, बाहर की नहीं है। दुनिया की नजरों में देखेंगे, सोचेंगे क्या कर रहा है एक बढ़िया पीएचडी फिजिक्स किया हुआ आदमी, है ना, मूंगफली उगा रहा है। भाई तुम वेस्ट कर रहे हो समाज का पूरा रिसोर्सेस, इकोनॉमिक सेंस बनता ही नहीं वो। मुझे एक लड़का मिला था मद्रास का ही, वो बीएस बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, मतलब बीएस इंजीनियरिंग डिग्री होते हैं यूएस में। वो था एमआईटी से, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसने भैया मास्टर्स किया था हार्वर्ड से और पीएचडी किया था स्टैनफोर्ड से, है ना। ये तीन से बड़ा कुछ होता नहीं विश्व में। और मैं जब उसको मिला हमारे दादाजी के गांव के पास, क्योंकि पानी नहीं है, हमारे पूर्वज छोड़ गए थे, वहां मूंगफली उगा रहा था तमिलनाडु में। तो उसको वो, ही वांटेड टू प्रूव कि धरती पर रह सकते हैं, जहां पानी नहीं होता वहां भी मैं मूंगफली उगा लूंगा। द लास्ट आई चेक्ड उसका भी नाम श्री राम, विदाउट एच, है ना, श्री राम कुछ तो था। ये शास्त्र होगा, ठीक। वैसे ही वेदांत विधि से क्या करेंगे शास्त्र में, हमने पुस्तकों को पढ़ लिया, है ना। वेदांत का पुस्तक मतलब ब्रह्मसूत्र, वो 500 ऋचाओं में लिखा है, 500 लाइन्स। हमने सोच लिया अब मैं उसको जीऊंगा। तो वेदांत में जीने की पद्धति क्या है, फिर वो वेद में जो लिखा है वही जीने की पद्धति है। तो सवेरे संध्या वंदन करना, दोपहर को संध्या वंदन करना, वो वहां का जीना है ना, ठीक। फिर कर्म अभ्यास में क्या आएगा, उसमें हम चोरी नहीं करेंगे। कोई भी धर्म, ये कोई भी बोलता है चोरी मत करो, अन्य महिलाओं या पुरुषों पर बुरी नजर से मत देखो, व्यभिचार मत करो, है ना, सब सब एक ही है। यहाँ पर व्यवहार की पवित्रता तथा पर ध्यान दिया, इधर शास्त्र की जगह पर। और यदि ज्ञान संपन्न होना चाहते हो तो विचार की भी पवित्रता चाहिए, नियंत्रण। स्वयं में नियंत्रण की 3 विधियां ये, श्रवण मनन निधिध्यासन एक साधना है। साधना का मतलब काबू करना, टू आपके वश में कर ले, आपने सद गया आपके लिए, राइट। तो वो साधना हुआ। तो ये नियंत्रण की विधियों में एक कॉमन हमको फैक्टर दिखेगा। तो इन्होंने फिर, यदि जैसे मैं श्रृंगेरी मठ गया था, बाबा जी का गुरुस्थान है ना, आप भी जा सकते हो, मैं गया था मतलब आप भी जाओ क्योंकि मन किया तो।
बट जो दिखा उधर क्या दिखा कि जो पूजा पद्धतियां है वो भक्ति की है, और केंद्र में जो उनकी जो मूर्ति है कृष्ण जी की जगह, वो फाइनली शंकराचार्य जी है। आदि शंकराचार्य जी का एक बस्ट है, मतलब एक बस्ट मतलब वो मूर्ति है ना। और अद्वैत शोध केंद्र एक बोर्ड था, वो इससे डबल हॉल और ऐसे रैक्स थे और वो पूरे पुस्तकों से भरे थे। और मैं सोच रहा था बाबा जी जो लिख कर गए इतना सा है, उसको रखने के लिए रैक की भी जरूरत नहीं है ना, इससे छोटा एक शेल्फ बना ले उसमें आ जाता है, राइट। हमारे लिए अभी जो अनपब्लिश्ड वर्क्स हैं वो लाइब्रेरी में है, वो सबको भी हम प्रिंट करेंगे तो ये जो कवर्ड है इसमें आ जाएगा, और एक रैक लगेगा, 4 रैक के कवर्ड में आ जाएगा पूरा। तो वो प्रैक्टिस के रूप में क्या कर रहे थे, फिर कोई पढ़ा रहा था वही कर रहे जो हम अपने संस्थानों में करते हैं। पढ़ा रहा है, मैंने विजिटर आया तो बाल्टी देता है, अनिल भैया ने मेरे को सवेरे बाल्टी दिया है ना, फिर झाड़ू मारता है, आगंतुकों को खाना खिलाता है, ठीक है ना। बट उसकी फिर रूढ़ियां हैं, क्या रूढ़ियां हैं, वो जाति के अनुसार अंदर आएगा बाहर आएगा, ये जाति वाले इधर बैठेंगे दूसरे जाति वाले बाहर बैठेंगे, शंकराचार्य जी को मिलने के पहले शर्ट को खोलना पड़ता है, मैं भी शर्ट खोल के गया उनको मिलने के लिए, है ना। फिर जिसका जनेऊ है उसको एक जगह तक छोड़ेंगे, जिसका नहीं है उसको बाहर रखेंगे। फिर उनके अंदर की जो सर्किल है वो फिर उनके उस पर बैठ सकती है, मतलब जो सैंक्टम मतलब जो केंद्र का जो जहां पर रहता है, पूजा की पद्धतियां, ये सब प्रैक्टिस में आता है। जो भक्ति वाली सिस्टम है उसमें भी प्रैक्टिस हम देख ही सकते हैं। ये मंदिर जिधर जिधर मंदिर बनता है, घंटी नारियल चढ़ाना अगरबत्ती चढ़ाना, ये प्रैक्टिसेस हैं जो शास्त्र की जगह पर है ना। और वो फिर धीरे धीरे हमारी संस्कृति में आ गया है। आप क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, किससे शादी करेंगे, बहुत डिटेल तक गए, कितने बजे उठेंगे। हमारे मेरे घर परंपरा जो है वो 1 और 2 का मिक्सचर है। मैं जिस परिवार परंपरा से आता हूँ ये 1 और 2 वाला था, 1 2 3 है ना, 1 और 2 का मिक्सचर है। और इसमें देखेंगे तो जो हमारा मैनुअल है कोड ऑफ कंडक्ट का, इतनी मोटी 2 पुस्तकें हैं, ठीक है ना। उसमें ये भी लिखा है कि जो पुरुष पेशाब करेगा सही समय क्या है और दिशा क्या है होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी दिशाओं में देवी देवता रहती है। वो पूरे को रटने में 5-6 साल लगता हो आदमी को, और वहां तक रेगुलेटेड है। पेशाब का समय तो लिख नहीं सकते, दिशा लिखा है, समय कैसे लिखेंगे ना, दिशा लिखा है, ठीक। हर एक डिटेल। तो इस तो उपासना का पद्धति क्या होगा, तो उपासना कहाँ से शुरू करते हैं भाई, अर्चना और वंदना से। जो हम वंदना गीत गाते हैं, अर्चन वंदना फिर स्तवन, है ना। फिर ऊपर की उसमें नवधा भक्ति सूत्र आप ढूंढ के पढ़ लो, काफी इंटरेस्टिंग है यदि आप नहीं देखे हैं तो एक समय में हम देवी देवता के मित्र बन जाते हैं, साख्य, है ना। फिर उनके लोक में चले जाते हैं, उसका नाम है सालोक्य, है ना। पहले उसके निकट चले जाते हैं, सामीप्य, फिर सालोक्य, ठीक। फिर सारूप्य, उनके रूप में चले गए, फिर सायुज्य, मिल गए, हमारे उनमें भेद नहीं रहा, ठीक। युज का मतलब मिलन, तो हमारे मानव व्यवहार दर्शन में भी लिखा है, जो भी अध्याय नंबर है ना, मिलन की योग संज्ञा है। यहाँ भी योग का मतलब मिलन ही है, ये पतंजल ने जो लिखा है। पर योग के जो व्याख्या दिया है वो है योग चित्तवृत्ति निरोध है, उसको बंद कर देना। कुछ लोग बोलते हैं माने उसको स्थिर करना, कुछ लोग व्याख्या देते हैं उसको बंद करना, कुछ लोग व्याख्या देते हैं उसको खत्म करना, सत्यानाश करना। तो ये दोनों में शास्त्र की ये सिस्टम है। तो मध्यस्थ दर्शन में भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम केवल शास्त्र को करें, ठीक। क्यों, क्योंकि ये जो दर्शन और वाद दिया, ये हमको हमारे पूरे जिंदगी का, पूरे अस्तित्व का, वास्तविकता का जितने भी प्रश्न हमारे थे उसको भी उत्तरित करता है, और जो प्रश्न नहीं भी थे उसको भी पैदा करता है, उसको भी उत्तर देता है। मुझे नहीं लगता कोई आदमी के पास इतने प्रश्न रहे होंगे, मेरे पास तो नहीं था। मैं जब जॉब छोड़ के घूम रहा था, मेरे पास 2 चीजें रह गई थी, एक तो जो भी समझना है वो पूरा समझना है, और दुनिया के लिए कुछ उपकारी करके मरना है। और वो उपकार ऐसा हो जो लंबा वाला रहे, छोटा वाला नहीं, मतलब जो लंबी चले, है ना। क्योंकि जैसे पेड़ लगाना एक उपकार है, और मुझे लगा मैं पेड़ लगाते जाऊंगा कोई काटते जाएगा तो मैं बेवकूफ हूँ क्या, मतलब उसको काटने वाले को भी तो रोकना पड़ेगा ना, केवल कंजर्वेशन से तो नहीं चलेगा, है। मतलब आप फर्नीचर खरीदते रहेंगे और मैं जिंदगी पेड़ लगाता रहूंगा, दिस इज नॉट फेयर, है ना। आपको भी रुकना पड़ेगा। तो यहाँ आके मैं रुक गया। सो जब दर्शन आई सामने,
मुझे लगा सब तो समझना था, बट इतनी की भी जरूरत नहीं थी, इससे कम में भी चल जाता है, तो बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद हम प्रैक्टिस उसको करें। प्रैक्टिस का मतलब अपनाना है ना, उसको क्रियान्वित करना। क्रियान्वित कैसे होंगे? कायिक, वाचिक से और मानसिक से। ठीक है ना। जो कायिक वाला क्रियान्वयन है वो अर्थशास्त्र है, वाचिक वाला क्रियान्वयन समाजशास्त्र है, मानसिक वाला क्रियान्वयन मनोविज्ञान है। तन, मन और धन, ऐसी उसकी सेग्रीगेशन है। योग पद्धति में उनकी जो प्रैक्टिस है वो शास्त्र बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि योग का उद्देश्य ही है कि ये सबको खत्म करना, राइट। सो दे डोंट हैव एनी प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस। तो आपको योग प्रैक्टिशनर कोई ऐसा बहुत क्लियर मिलेगा नहीं, वो वैसे ही दिखेंगे, झाड़ू मार रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एंड योग को पढ़ाने की बहुत स्कूल्स है भी नहीं। पूरे भारत में सांख्य दर्शन की एक ही इंस्टीट्यूट है, वो झारखंड में है, देवगढ़ में है, वहां मधुपुर एक जगह पर, वहां पर है। एक ही जगह है जहाँ सांख्य दर्शन को पढ़ाया जाता है। जैसे मध्यस्थ दर्शन को भी पढ़ाने के लिए मान लेते हैं फुल टाइम अभी 2 जगह है ना, या प्रयत्न है, अभी उसको प्रयत्न ही बोलना चाहिए। हम सफल हो गए मैं नहीं मानता हूँ पढ़ाने में, है ना, पढ़ाने का अभ्यास चल रहा है। तो वो मधुपुर में है, और प्रैक्टिशनर्स यदि देखेंगे तो फिर बहुत विरले है, दुर्लभ है योग के प्रैक्टिशनर्स मिलना। हाथ पैर हिलाने वाले तो हर सिटी में मिलते हैं, है ना। उसको हठ योग बोलते हैं। वो पुस्तक ही अलग है, उसका नाम है हठ योग प्रदीपिका, वो क्रिया योग परंपरा की है। तो मध्यस्थ दर्शन की थियोरी वाले भाग को देखेंगे तो ये प्रैक्टिस, तो एक थियोरी है, दूसरा प्रैक्टिस है ना। तो इनकी अलग अलग थियोरेटिकल टेक्स्ट हो गई, इसकी भी थियोरेटिकल टेक्स्ट है अलग। इसकी थियोरेटिकल टेक्स्ट हो गया ब्रह्म सूत्र, है ना, ये थियोरी हो गया और ये प्रैक्टिस हो गया। ठीक, अध्ययन अभ्यास, अध्ययन अभ्यास, अध्ययन अभ्यास। अब इसमें देखेंगे तो अध्ययन के लिए थियोरी ये है टेक्स्ट, और प्रैक्टिस या अभ्यास। तो प्रैक्टिस इसको कहाँ का लिखा है मध्यस्थ दर्शन में, कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे? तो एक है कर्म दर्शन पार्ट 1 एंड 2, सेकेंड इज अभ्यास दर्शन, उसके बाद इस मानव व्यवहार दर्शन में कुछ चीजें लिखी हैं, है ना, बट प्रैक्टिस के रूप में नहीं है वो, सो आई जस्ट पुट अ स्टार। एंड बहुत जो एडवांस प्रैक्टिस है वो लिखा है अनुभव दर्शन में। अनुभव दर्शन प्लस अभ्यास दर्शन पार्ट 2, सेकेंड हाफ या लास्ट का 1/4, है ना। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट 1/4 हियर। लास्ट का जो 1/4 अभ्यास दर्शन का, वो एडवांस्ड स्टेजेस के लिए है। ठीक, और जो इनिशियल जो स्टेजेस है अभ्यास दर्शन की, वो इनिशियल मतलब मध्यम स्टेज के लिए है। तो ऐसे फैला हुआ है वो मध्यस्थ दर्शन में प्रैक्टिस। काहे के लिए प्रैक्टिस? ये जो थियरी था उस थियरी के स्वरूप में मैं हो जाऊं। तो प्रैक्टिस आदमी कब करेगा? जब वो इच्छा बनेगी। इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। तब तक क्या करेंगे? हम पढ़ के उसको प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे? समाजशास्त्र में जो लिखा है उसी का नाम है अनुकरण। विश्वधन स्वनारी स्व पुरुष, यदि हमारा नहीं है तो उसको करेंगे। ठीक, ये सब इस फिर उसको खोलेंगे कि अध्ययन की विधि क्या है, फिर मध्यस्थ दर्शन की अध्ययन की विधि क्या है, इसको कई विधियों से बताया है ना। तो इस ये जो नोट्स बनाया है इसमें हम एक विधि से इसको अप्रोच करेंगे, बाकी विधियों को उसी में संभालेंगे। मेरे अनुसार, कहीं लिखा नहीं है, मध्यस्थ दर्शन में ये तीनों का मिश्रण है। इसका बाबा जी ने एक इंटीग्रेशन बनाया है तीनों का। वेदांत का मेथड, है ना, आगम तंत्र उपासना का मेथड और योग का मेथड। योग का मेथड एडवांस्ड के लिए है। योग कहाँ यूज कर रहे हैं बाबा जी? योग अवधारणा को अनुभव में परिवर्तित, ये सब आप शब्द सुने हैं, है ना। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट शब्द सुने हैं। अवधारणा का बोध होना और बोध से अनुभव, वो योग है। ठीक है ना। साक्षात्कार होने के लिए, ये मर गया, ये मर रहा था, मर गया। साक्षात्कार होने के लिए डांस मेथड, साक्षात्कार होने के लिए जो जीने का अभ्यास है वो उपासना पद्धति है। ऐसा है मध्यस्थ दर्शन। इसलिए इसमें
कट पेस्ट नहीं चलेगा। फर्स्ट हमको जो समझना है, आदमी इन दिशाओं में सोच ही रहा है। दो ही विधि है ना समझने के लिए, या तो साइंटिफिक मेथड अपनाओ। अच्छा, यदि समझना चाहते हैं तो, जिसको नहीं समझना है वो बटाटा वड़ा खा रहा है, वो वेट कर रहा है कि कोई नया वड़ा आविष्कार करे, कोई बना। सोचने वाला आदमी कम ही रहा है, आज भी साइंटिस्ट कम ही होता है ना। अप्लाइड साइंस उससे अधिक होता है, इंजीनियरिंग उससे अधिक होता है, इंजीनियर से अधिक टेक्नोलॉजी आता है, टेक्नोलॉजी से अधिक इंस्टॉलेशन वाला आदमी आता है, और भोगने वाला आदमी सर्वाधिक है। सभी लोग भोगते हैं, जैसे फोन हम सभी लोग भोग रहे हैं, कितने लोगों को पता है काम कैसे करता है? किसी को नहीं पता। यही सोचते सस्ते में कैसा मिलेगा। यदि ये आंकड़ा लगाएं कि कितने आदमी का पसीना निकाला, हम बेहोश हो जाएंगे, हमको शर्म आएगी कि यार मैं 2000 रुपए इसमें काट बेचारे उसको बनाते। इतना टफ था, हम लोग बेहोश हो जाते थे। पूरे पुणे यूनिवर्सिटी में एक ही व्यक्ति थे जो उस पर पेपर सेट कर सकते थे, बाकी प्रोफेसर क्वेश्चन टोपते थे, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना एक ही आदमी को जमता था, वो हमारे टीचर थे। कुछ भी नहीं समझ में आता तो क्या बोलता है, सब ऊपर ऊपर से। तो सर्वप्रथम अध्ययन में प्रवेश के पहले पूर्व अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, एक। दूसरा, अभी तक मानव के इतिहास में अध्ययन की जो परंपरा रही उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू। ये पीडीएफ तक मुझे लगा हम कर लें, तो खुल भी गया, काफी देर हो गया उसको, बट ये शुरू कर दिया मैंने, तो उसको समाप्ति करता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको तय करना है कि मध्यस्थ दर्शन को समझना है कि नहीं, नंबर एक। फिर मध्यस्थ दर्शन को आप वैज्ञानिक पद्धति से समझेंगे क्या, वो भी कर सकते हैं। आप पहले लॉजिकली प्रूव करोगे, उसके बाद मानोगे। ठीक। प्रॉब्लम इसमें क्या है, बहुत सारी इसमें ऐसी वास्तविकताएं हैं जो लॉजिक के डोमेन में आती नहीं, जो तर्क के डोमेन में आती नहीं, तो इसीलिए आप उसको तर्क से अप्रोच नहीं कर सकते। तो यदि आप इसमें साइंटिफिक या इंजीनियरिंग अप्रोच करेंगे, आपको तकलीफ होगी, है ना। मैं 15 वर्षों से देखा हूं, हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने ट्राई किया इंजीनियरिंग अप्रोच, वो होता नहीं। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, मतलब ये तब जब आप शास्त्र से उठ के वाद और दर्शन को देखना चाहते हैं, तब अध्ययन की आवश्यकता है। ये पहले हमको तय करना पड़ेगा। यदि हम नागराज जी को सुनेंगे तो बोलेंगे कि अध्ययन के बिना समझदारी होती नहीं, समझदारी के बिना समाधान होते नहीं, समाधान के बिना जीना होगा नहीं। तो वो लॉकिंग सिस्टम क्या है, इंटरलॉकिंग सिस्टम, है ना। जैसे ट्रेन 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 के गार्ड बोगी में हम चढ़ सकते हैं, बट धीरे धीरे हमको दिखेगा कि ये तो लास्ट में हर सब हिल रहा है, तो हिलने वाले को बंद करने का फाइनली आपको इंजन तक जाना ही पड़ेगा, वेस्टिब्यूल से। तो गार्ड रेल से इंजन तक जाने के लिए कितने वेस्टिब्यूल से क्रॉस करना है और क्या क्या करना है, इसका नाम है अध्ययन विधि। वो कब उपयोगी है, जब हमको गार्ड रेल से इंजन तक जाने का मन हो जाता है। दूसरा, ये पढ़ने से वो मन बनाता है दर्शन। मैं तो कोई साधना पीधना करने के लिए तो नहीं आया दर्शन, मैं फ्री एक्सप्लोरर था, और ये कहीं से तो या तो मेरे पे टपक गया या मैं इसके अंदर गिर गया, कुछ तो हुआ। ठीक, तो आपको ये तय करना है, पारंपरिक विधि से चलना है कि नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास, एक तो चलना है कि नहीं, राइट। लेट अस राइट इट डाउन, क्योंकि आपको ये आगे एक शास्त्र मतलब जीना तक अपनाएंगे कि जानना तक जाएंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके इच्छा की प्राथमिकता को डिसाइड करेगा, सर्वप्रथम। दूसरा, यदि आप करेंगे तो वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे या आध्यात्मवादी पद्धति से करेंगे। आध्यात्मवादी पद्धति से करेंगे, है ना, तो भारत में जो 3 धाराएं हैं, इनमें से किसी एक को लेंगे या 2 को लेंगे या तीनों को लेंगे, मतलब अपना बनाएंगे क्या। ये सब आपके पास है, फ्रीडम, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। नागराज जी का अध्ययन विधि मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मैं बौद्ध विधि से मध्यस्थ दर्शन को समझूंगा, करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, मुझे अध्ययन करना ही नहीं है, बहुत अच्छा, वो शास्त्र में ही पूरा हो गया। चोरी मत करो, बहुत है। गाली गलौज मत करो, बहुत है ना। या घूमना है तो साल में एक बार घूम लो, पूरे दिन घूमने का मत सोचो, वो शास्त्र है, वो जीवन विद्या शिविर है।
बिल्कुल उसका जो चटनी है वो जीवन विद्या शिविर है। उतने वो चटनी खा के बहुत आदमी का पेट भर जाता है, बोलता बहुत है, उसी में चले जाता है, बहुत है वो, बहुत मिल जाता है जीवन विद्या शिविर में, है ना। वो क्या है, गाड़ी के पीछे मत पड़ो, साड़ी के पीछे मत पड़ो, मत पड़ो मतलब उससे पूरा नहीं होता है, है ना। संबंध में गाली गलौज मत करो, झगड़ा मत करो, वो आदमी एकदम बाग बाग हो जाता है, इतना मिल गया मुझे, ठीक। वो चटनी, शास्त्र का चटनी फर्स्ट। इटालियन खाने में ना कोर्सेज होते हैं खाने के, फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, 3 कोर्स, 4 कोर्स मील ऐसा बोलते हैं। और मध्य दर्शन भी है ना 7 कोर्स मील है ये। फर्स्ट कोर्स में बहुत लोग को तृप्ति, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, आपको स्टार्टर खा के खुशी हो गई तो बहुत अच्छा, चले जाओ, ठीक है ना। फिर सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स में जिसकी इच्छा हुई तो खाएगा ना, आप भी वैसे करते हो ना। भाई स्टार्टर से ही, अभी जैसे मैं और मेरी पत्नी आजकल कभी जाते हैं खाने के लिए, पुणे में भाई के साथ जाते हैं, वो अपने यहाँ स्टार्टर बिटर देते हैं, वो स्टार्टर इतना भारी होता हम खाना ही नहीं खा पाते, हम स्टार्टर छोड़ दिए, अभी नहीं होता, अभी 45 की एज हो गई, पछता नहीं। इसमें भी ऐसे ही है, ज्यादा एज होने के बाद ऊपर के कोर्स पछते नहीं, नहीं। आदमी सोचता है यार 50 साल का हो गया, अब तू बोलेगा मैं कौन हूँ, जिंदगी कैसे जीना है, बाप बनने का मतलब नहीं, अरे मेरी बेटी की तो शादी होने वाली, अब तो मेरे को सिखाएगा, दिस इज टू मच, है ना। तो आई कांट गो बैक, में इतना पीछे नहीं जा सकता, इसीलिए प्रौढ़ों को तकलीफ होती है, बहुत आगे बढ़े रहते हैं ना। दर्शन भी हो गया, वाद भी हो गया, शास्त्र भी हो गया, मैं सब तीनों आपसे छीन लूं, बड़ा मुश्किल है, कुछ भी नहीं छोड़ा आपके पास, है ना। वो जो यंग आदमी है वो निकल जाता है, क्योंकि उसका कोई बना ही नहीं रहता, बेचारा वैसे ही भटक रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसको तीनों ने हमने नया डाल दिया तो निकल गया वो। स्कूल का मतलब यही है शिक्षा में, तो आपको ये चूज करना है। सेकंड, आपके पास चॉइस है, इसमें आप स्वतंत्र हो। फोर्थ क्या है भाई, प्रणेता ने जैसे बोला वैसा आप करोगे कि नहीं, प्रणेता क्या बोल के गए इसका शोध करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो किया, चौथा वाला किया, अब मान लेते हैं मेरा हो गया, अभी 14 वर्ष इसका शोध कर रहा हूँ, पूरे टाइम दिन रात तो कोई शोध करता नहीं, ये तो मेरे घर में मैं अनुभव शिविर लगा देता, है ना। मेरा 24 नवंबर है, मेरी जब अनुभव शिविर लगेगी 24 नवंबर की डेट निकलेगी, ठीक। संभावना तो नहीं दिख रहा अभी, बट जो भी डेट निकलेगी डेट तो 24। तो मैं जो शोध किया उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ये क्लैरिटी, ठीक। ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है इस फ्लो में। मेरा ये प्रयत्न रहा है, सिंसियर प्रयत्न, कि जो लिखा है उसी को मैं रखूं और जो मैं सुना उसी को मैं बताऊं, ठीक। अध्ययन कैसे करना है कौन बता सकता है, जो अध्ययन कर चुका है वही बता सकता है, ठीक। अध्ययन का एक भाग है पुस्तक को पढ़ना, तो मुझे लगता है मैं पढ़ लिया, पढ़ लिया का मतलब कोई नई चीज आ रही है ऐसा लगता नहीं, 7-8 हो गया मेरा सब राउंड, मानव व्यवहार दर्शन 11 टाइम्स, है ना, बाकी बात 7-8 बार, मानव व्यवहार दर्शन को तो 2-3 बार एडिटिंग में भी रह चुका हूँ, और बाबा जी के 700 घंटे का ऑडियो है, एक तो लाइव सुना, फिर रिकॉर्डिंग को 2 बार सुन लिया, तो 1400 घंटा सुन लिया मोरलेस। तो पढ़ा तो सकता हूँ, बट क्या अध्ययन कैसे करना है बता सकता हूँ, कि उसका अधिकार पूरा है क्या, नहीं, ठीक। तो ये आपके लिए सहायक होने के अर्थ में है ना, टू बैड। सो यदि इंग्लिश में कहेंगे तो एक सेंस में यू आर ऑन योर ओन, आपको तो भी शोध करना पड़ेगा, बट एक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है ना, तो उस पर आपके लिए मतलब एक तो मेरे पर विश्वास करना पड़ेगा कि ये फेंक नहीं रहा है, फर्स्ट, राइट। और सेकंड, इसकी कोई वैलिडिटी है, वो वैलिडिटी के लिए वो 98 पेज का नोट्स दिया है। मैं अभी जो ये जितने भी पेज का है, बाप रे, ये भी 48 पेज का है, 48 पेज का जो कविता है ना, ये इसके लिए जो वैलिडेशन है वो 98 पेज में दिया है। वो जो 98 पेज में जो दिया है उसका वैलिडेशन है अभ्यास दर्शन कंप्लीट, कर्म दर्शन पार्ट 1 एंड 2, 700 आवर्स ऑडियो एंड 100 आवर्स वीडियो, जो आपको भी उपलब्ध नहीं है, हो जाएगा 1 साल में, बट तब तक के लिए 100 घंटे का ऑडियो है, ठीक। तो फर्स्ट तो मैं अपना बेस और स्थिति बहुत क्लियरली आपके सामने रख दूं।
जहां तक मैं अभी तक सुन पाया, सोच पाया, देख पाया, दिस सीम्स टू बी करेक्ट। यदि इसमें कुछ एरर्स हैं वो बहुत ही हायर स्टेजेस में होंगी, और उसको लेकर हमको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। हम 5th स्टैंडर्ड में है, 12th तक पहुंचने का सोचें। पीएचडी के बाद की मैं कोई बात कर रहा हूँ, उसको लेकर हम अभी बहस करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसी उस रूम में 4 साल पहले अध्ययन विधि का सत्र ले रहा था, उसमें सामाजिकता का एक परिभाषा दिया और ये बताया कि सामाजिकता, हम अभी समाज कार्य को सामाजिकता से कंफ्यूज कर लेते हैं। सिमिलर साउंडिंग शब्द है। सामाजिकता का मतलब एक आदमी वही झाड़ू पोछा लगा रहा है, बाल्टी दे रहा है, घूम रहा है, वो एक पार्ट है। तो फिर कुछ बात हुई तो ऑडियंस से किसी व्यक्ति ने कहा कि कुछ बात हो गई, गांव की बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि हर गांव में गांव के अंदर शादी नहीं कर सकते। समाज के बारे में कुछ बात हो गई। बोला क्यों? बोला नहीं, मानवीय व्यवस्था में स्कूल, गांव में एक स्कूल होगा तो उसमें जो लड़का लड़कियां हैं एक दूसरे को भैया और भाई जी बहन जी बोलेंगे तो शादी कैसे करेंगे, क्योंकि भाई जी बहन जी बोल दिया। तो मैंने उसका प्रत्युत्तर दिया, वो आदमी संतुष्ट नहीं हुआ, 2-4 बार हुआ। फिर मैंने कहा यार 500 साल बाद कौन किससे शादी कर सकता है, उसको लेकर तुम और मैं काहे को बहस कर रहे हैं यार। वो करने दो उनको, जिनको जिससे करना है। हमको वो नियम अभी हमको थोड़ी पूछ के वो करने वाला है, जिसको करना है वो करने वाला है। एक तो ये है ना। और दूसरा दूसरा मैंने कहा कि इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। उन्होंने कहा बताओ। तो बोला गांव के 2 छोर में 2 स्कूल बना दो तो ये स्कूल वाले उससे शादी तो कर ही सकते हैं ना। बोला बात तो सही है। मैंने कहा चारों कोने में अपन 2 बना देंगे, 2 लड़कों का 2 लड़कियों का, है ना, तो उधर शादी हो सकते हैं। बोला तो बढ़िया सोल्यूशन है। सो मैं यूं क्यों बोल रहा हूं कि अध्ययन करते करते हम किसी डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में इतना अपने कल्पना में चले जाएंगे और उसको हम इतना सत्य मान लेंगे कि इसके पहले अनुभव नहीं होगा। बोध, ये मैं बात कर रहा हूँ बोध और अनुभव क्षेत्र का, हम वहां तक आएंगे, आएंगे कि नहीं देखेंगे अभी। तो ये हमको ध्यान में रखना है ना। तो क्या रखना है कि ये जो क्षेत्र है बोध और अनुभव वाला, उसके पहले तक मैं जो यहाँ बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 95-98% एक्यूरेसी है। मेरे लिए वो जो बोध और अनुभव वो भी उतने ही एक्यूरेसी के लिए है, लेकिन उसमें इतना आसान गेम नहीं है वो कि हमने लिख दिया और हो गया। उसको आप खुला रखना मेरी प्रस्तुति में, ठीक है ना। मतलब उसको अधिक खुला रखना और बाकी को भी खुला ही मानना। तो हम मध्यस्थ दर्शन की जो अध्ययन विधि है इसको फिर हम डिस्कस करेंगे, उसके कारण स्वरूप। तो ये हो गया लगभग 1 घंटा बिना सोचे है। तो इस पर कोई क्वेरी हो तो बताइए, या आपको अपने ओर से कुछ रखना हो तो। हाँ, जो आपने एक विधि बताई है कि वैज्ञानिक तरीके से हम लोग चल सकते हैं जांचने के लिए मध्य दर्शन को, और उसके साथ में अध्यात्म वाली विधि बताई, तो अध्यात्म के तरीके से उसको कैसे जोड़ रहे हैं ये क्लियर नहीं हो रहा। किसको? मध्य दर्शन को अध्यात्म के तरीके से किस तरीके से जांचा जाए? नहीं जान सकते। मध्यस्थ दर्शन को जांचने के लिए मध्यस्थ दर्शन का ही विधि को अपनाना पड़ेगा। ठीक, ये विधि टोटली नया है क्या? ऐसा नहीं है, पहले से सिमिलर विधि को लेकर मनुष्य चला है। जो भी अपने आप को पाया समाधि में, ठीक है ना, वो किसी शास्त्रों का श्रवण किया, तो श्रवण किस वस्तु को बोल रहे हैं मानना समझना पड़ेगा। ये जितना भी हो रहा है स्पेक्ट्रम, ये जीवन के अंदर ही हो रहा है। जीवन तो वही है ना, वही जीवन आइंस्टाइन बना, साइंटिफिक मेथड को डेवलप किया, वही जीवन आदर्शवादी परंपरा में रहा, वही जीवन योग उपासना किया। ठीक, तो ये जो भी स्थितियां हैं उसी जीवन के अंदर हुई। मध्यस्थ दर्शन भी उसी जीवन में अध्ययन विधि या, है ना, मैंने अध्ययन विधि को बता रहा है। ठीक, कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना। जैसे एक अभी मैं बोलता हूं कि भाई आम और घास में पूरकता है, आप सुन लेते हैं क्लास में। फाइनली आपको एक साइंटिफिक मेथड ही उपयोग करना पड़ेगा। आप आम को देखोगे, घास को देखेंगे, फिर सोचोगे प्रत्यक्ष को, फिर आप भी डेटा ही कलेक्ट करोगे, भले ही गणितीय विधि से नहीं करोगे। पर्याप्त आम पर्याप्त घास को देखेंगे, इसका नाम है सर्वेक्षण। मैं बोलता हर मानव सुखी होना चाहते हैं, ये बैठे हैं, ये सुनकर ही उसको लग जाता है हाँ ऐसा ही है। आपको लगता है ऐसा थोड़ी यार, मेरे बारे में तो बोल सकता हूँ, सबके बारे में कैसे बोलूंगा? आप सर्वे करोगे,
सर्वे में गणित जुड़ेगा ही, इनसे मिलोगे, ट्रेन में मिलोगे, सबसे पूछेगा भाई साहब आप सुखी होना चाहते हैं, भाई साहब आप सुखी होना चाहते हैं। भले ही आप लिखो नहीं लिखो, एक समय में आप तो तारे यार बहुत लोगों को पूछ ले, मेरे को लगता है अब सब आदमी सुखी। ये साइंटिफिक मेथड है, सर्वेक्षण, उसकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना। बट हर मानव में जीवन है, हाँ ये साइंटिफिक मेथड से नहीं समझ में आएगा। मुंडी तो खोल के देख नहीं सकते, आंखों में आएगा नहीं, ठीक है ना। इसके लिए निरीक्षण विधि यूज करना पड़ेगा, उसका नाम है मनन। वो मनन हम ही लोग पहली बार कर रहे हैं इस धरती पर, ऐसा नहीं है। वेदांत की थ्योरी को प्राप्त करने के लिए उसका श्रवण मनन और निधिध्यास वो लोग कर चुके हैं। यहाँ पर भाषा वही उपयोग किया है। तो मध्यस्थ दर्शन का श्रवण और वेदांत का श्रवण एक ही है कि नहीं वो हम जान सकते हैं। मध्यस्थ दर्शन का मनन और वेदांत का मनन एक ही है कि नहीं हम परीक्षण कर सकते हैं। एक उसका विधि, दूसरा किस वस्तु का श्रवण हो रहा है। अब इधर ही यदि कोई राधा कृष्ण मंदिर में बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, वो कृष्ण जी के व्यक्तित्व पर प्रवचन सुन रहे हैं उधर इसी रायपुर में, वो भी तो श्रवण कर रहा है ना। श्रवण का मतलब सुनने की क्रिया। तो अभी तक इस धरती पर जो भी आदमी सुना, उसी जीवन से सुना, उसी चित्त की क्रिया से सुना, वो सब श्रवण किया। तो श्रवण की घटना एक ही है, उसकी वस्तु अलग है। ये समझ में आता है। कंटेंट अलग है, उसका उद्देश्य भी अलग है, वो उद्देश्य भी उसी चित्त में बनता है, ठीक है। वैसे ही मनन, पर मनन शब्द सुनने से क्या मन में आता है, एक आदमी लंबे टाइम किसी चीज पे सोच रहा है, ठीक, ये हमारे कल्पना में है। तो वेदांती जो मनन बोल के गए वो कुछ होगा। मध्यस्थ दर्शन में मनन किसको बोल रहे हैं समझना पड़ेगा, ठीक है ना। निधिध्यासन शब्द मध्यस्थ दर्शन में दो ही जगह है, अभ्यास दर्शन, ठीक, उसको लिए हम साक्षात्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो साक्षात्कार की घटना जो मध्यस्थ दर्शन में है और वेदांत में जो निधिध्यासन है, दोनों क्या एक ही घटना है, जीवन की एक ही क्रिया में है। यदि ऐसा कंपेयर करके देखना चाहते हैं, मेरा कहना है कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। पहले मध्यस्थ दर्शन जो बोल रहा है उसको पहले सुना जाए, यदि इच्छा हो तो पुराने के साथ उसको कंपेयर किया जाए। जो एरर होता है हमारे में क्या होगा, हम तीसरे नंबर पर हम बोलेंगे कि मैं स्वयं बनाऊंगा मध्यस्थ दर्शन की अध्ययन विधि, कि मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही है नागराज जी जो बोल कर गए उस पे, इसमें कोई इंक भर देगा क्या, मैं तब तक बोलते रहूंगा। यंगेस्ट, ये सब यंगेस्ट आदमी जब काम करता है कंफ्यूजन नहीं होता है, यंग एज में स्वीकृति होती है करने की, ठीक है ना। तो मैं अपना बनाऊंगा, ये समझ में आता है। जैसे बौद्ध पद्धति में बर्मा में एक पद्धति डेवलप हुई, उसका नाम है विपश्यना। ठीक, तो विपश्यना में क्या है भाई, आप बिना किसी मान्यता के सच्चाई जैसी है वैसे ही देखो। ये तो साइंटिफिक है, साइंस भी यही तो बोल रहा है। कौन बोल रहा है जैसा नहीं है वैसा देखो, या तुम जैसा चाहते हो वैसा देखो, नोबडी सेज दैट, राइट। तो उसका मेथोडोलॉजी क्या है, तो शुरू करते हैं पहले सांस से देखो, फिर विचार को देखो, फिर देखो कि तुम विचार नहीं हो, फिर ये भी नहीं हो। यदि मैं ये सोचूं कि भाई मध्य सेशन में जो अध्ययन है ये पढ़ पुढ़ के तो कुछ होगा नहीं, पढ़ के तो बोलेगा, पढ़ के जीने में आएगा, अपनाएगा तो जिएगा ना, ठीक है। वो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि भाई जीवन को समझने के लिए मैं विपश्यना की टेक्निक को उपयोग करूंगा। तो हम सब अपना अध्ययन विधि का क्लास है, सब लोग ऐसे पद्मासन अर्ध पद्मासन दे दो, अपने नाक पे ध्यान दो, नाक के अंदर बाल है उस पर ध्यान दो, बाल का एक टिप है उस पर ध्यान दो, है ना। बाल कहाँ से जड़ है उसका उस पर ध्यान दो। अब तुम वो बाल नहीं हो इसको देखो। ये एक मेथड है, वो गलत नहीं है। वो किसके लिए है, वो जो मेथड है, वो जो थियरी है, उसको प्राप्त करने के लिए उस गुरु के अनुसार वो मेथड है। उस मेथड को इस थियरी में अपनाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को नहीं पता, है ना। मतलब आप जीवन को जान पाएंगे कि नाक के बाल तक ही रह जाओगे, मेरे को नहीं पता। मैं नाक के बाल को देखता रह गया और पूरे दिन नाक का ही बाल दिखता है क्या करोगे मैं ये नहीं बोल रहा ऐसा होगा, मैं अपना सफाई दे रहा, आई डोंट नो, है ना। ये आपको डिसाइड करना है।
ठीक है ना, ये समझ में आता है? ठीक। या मैं बोलूं कि भाई उपासना पद्धति के लिए देखो भक्ति एक आचरण है, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में मन की एक आचरण है भक्ति, ठीक है ना, भय मुक्त होने के लिए भक्ति है। तो मैं बोलूंगा कि भाई केवल पढ़ने से नहीं होगा, हम एक बात काम करते हैं, नागराज जी के एक फोटो और एक मूर्ति बना लेते हैं, ठीक है ना। नागराज जी को आम पसंद था, तो आम के गंध का एक अगरबत्ती डाल देते हैं उस पे, और रोज उस पर एक वंदना गीत गाते हैं, पहला इधर से चालू करो, कर ही सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, किसी को प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है यार, एक अगरबत्ती जल रहा है, मैं घंटी बजा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? उससे वो साक्षात्कार होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, वो उपासना पद्धति है, ठीक है। योग पद्धति में क्या है भाई, जो भी है उसमें है ना, पहले प्रैक्टिसेस है, यम नियम है, फिर आसान प्राणायाम करो, फिर प्रत्याहार करो। प्रत्याहार में क्या है, इंद्रियों से अपने ध्यान को हटा दो, फिर जो भी खा रहे हो अंदर ही खाओ, प्रत्याहार है ना, या इंद्रियों को उल्टी कर दो, दो उसका इंटरप्रिटेशन है। फिर धारणा बनाओ, किसी भी वस्तु का धारणा बनाओ, ऐसा बताते हैं पतंजलि महर्षि। वो गलत है क्या? नहीं, उसके लिए सही है। कौन सी थ्योरी के लिए सही है? सांख्य दर्शन में जो वास्तविकताओं को बताया गया है, उसके अंतिम ज्ञान के स्वरूप को या वैसे होने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वो ठीक है। उसको लेके मैं मध्यस्थ दर्शन में यूज करूंगा तो साक्षात्कार होगा कि समाधि होगा कि डिप्रेशन होगा, मुझे नहीं पता, तीनों हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता। नागराज जी बोले ऐसा मत करो, मैंने मान लिया, है ना। क्यों मान लिया? क्योंकि ये अनुसंधान करके रिवर्स इंजीनियर किए हैं, मैं समाधि तक गए, इन तीनों का कंबाइंड मेथड से गए वो समाधि तक, कोई एक नहीं था। आगम तंत्र उपासना मेथड था, बट बाद में समाधि के लिए तो ध्यान धारणा तक ये मेथड अलग है, धारणा के बाद सब एक ही हो जाता है ना। चर्चा करना तो करेंगे। वेदांत विधि, उपासना विधि, आगम तंत्र उपासना या भक्ति, और योग विधि धारणा तक अलग है। धारणा की स्टेटस जीवन में आने के बाद एक ही है, उसके बाद पाथ इज द सेम, स्टेट्स आर द सेम, नाम अलग अलग है। तो नागराज जी ने बनाया, मैं क्यों उनको माना? क्योंकि मेरे को लगता है उन्होंने जीवन को देखा, मैंने देख लिया कि जीवन नहीं, क्यों मानता हूं मैं? ठीक लगता है, किस आधार पर ठीक लगता है उसको हम देखेंगे, ठीक। लाओ, हमको नहीं कहा, नागराज जी बोले मत लाओ, मैं पूछा हूँ, ऑडियो में है, वीडियो में है, बोले मत लाओ। मैं विपश्यना के बारे में उनको पूछा था 2007 में, मैं विपश्यना करूँ कि नहीं करूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एंड क्लियर विपश्यना गलत है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हमको करना है कि नहीं ये पूछा। तो उन्होंने उसका परिभाषा दिया, विगतेति पश्येति इति विपश्यना। उन्होंने जो बताया, मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्डर जैसा, ठीक है ना, टेप रिकॉर्डर मान लो मुझे, अभी मैं ही बोल रहा हूँ, है ना। नागराज स्किल है, आप किसी की बात को बोल रहे हैं तो वो आपके द्वारा बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि आप उनके बात को बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि हम बोलेंगे बाबा जी ने बोला है, बाबा जी ने बोला, तुम बोलता है, वो बोलता है, बोलना तो वो बोलते ना यार, तुम काय को बोलता है बाबा जी ने बोला है, ठीक है ना। बाबा जी ने बोलता है, बोल रहा है, जब तक कोई रिकॉर्डर बोलता है तब तक बोला है। जैसे आदमी बोलता है उसमें कल्पना उसमें जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए सही भाषा क्या बनेगा, बाबा जी ने मुझे जो बोला उसको स्मरण करते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वो स्मरण में यदि खोट है तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। विगतेति पश्यति इति विपश्यना, देखने की क्षमता का मृत्यु होना ही विपश्यना है। एक, फिर वो बोले कि विपश्यना का जो अंतिम स्थिति है, जिसको समाधि जो भी नाम देते हैं, वो अंत की जाता है, जो परंपरागत ध्यान है। अच्छा, ना हमको ध्यान पता, ना हमको समाधि पता, पता मतलब देखा है, मतलब आप आलू पराठा बनाते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे आलू पराठा आता है, तुम बनाए नहीं है अभी तक, वो बनाना पड़ेगा, उस स्थिति अंत आलू पराठे के अंत तक पहुंचना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा,
उसका नाम है अनुभव, फिर प्रयोग, फिर 2 आदमी को खिलाना पड़ेगा, वो भी बोलेगा आलू पराठा ठीक से बना है, तब हम बोलेंगे मुझे पता है। आप आपका बनाया हुआ आलू पराठा को मैं देखता हूं और मैं बोलता मैं आलू पराठा समझ गया, इसका मतलब है श्रवण। श्रवण को अंतिम ज्ञान मानना, फर्स्ट कंफ्यूजन यही है। हमने आलू पराठा बनते हुए देखा, उसका श्रवण किया, उससे क्या मान लिया मैं आलू पराठा जानता हूं ना। तो खिचड़ी किधर होती है किसी भी दर्शन में, मैं विपश्यना 2 बार पढ़ कर लेता हूं। ना उस विधि से निर्वाण पाया हूं, ना इस विधि से अनुभव पाया हूं, ना इस विधि से समाधि पाया हूं, ठीक है ना। और ना इस विधि से सालोक्य सायुज्य सारूप्य में गया हूं, और मैं बोलता हूं तीनों एक ही है। या ना ये अनधिकार चेष्टा हुआ था, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूल्स विजडम। फूल्स विजडम, जो बेवकूफ है, फूल के लिए और एक मैंने हार्ड शब्द इंग्लिश में उसको बोलते हैं मोरॉन। दिस इज द विजडम ऑफ है ना। सुन के हमको लगता है मेरे को पता चल गया, मैं परिचय शुभ ना नागराज जी क्या बोल रहे हैं मुझे पता चल गया। अरे यार, वो 25 साल बैठे थे कमरे में, तेरे को 7 दिन में खिचड़ी खाते हुए समझ में आ जाएगा क्या? समय तो लगाओ। कुल मिलाकर क्या है, इसकी गंभीरता क्या है, उसको थोड़ा तो हम सोचें। ठीक है, ठीक। अच्छा, हम अपना औकात भी पहचाने। हम हम मतलब मैं अपना तो बोलूं, हम अगरबत्ती और घंटी डपला लेकर घूमने वाले लोग हैं। हमको अभी बोलना ये दर्शन ठीक है कि वो दर्शन ठीक है, थोड़ा समय तो दो यार, ये इतना हल्का चीज नहीं है। 5 साल 10 साल 12 साल में तुम बोल दोगे, 15 साल 20 साल में, मेरे को 20 दिन में समझ में आ गया, बढ़िया है। यदि 20 दिन में समझ में आ गया, उसका प्रमाण प्रस्तुत करो। मध्य दर्शन का अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करो, या वेदांत का निधिध्यासन का प्रमाण प्रस्तुत करो, या ज्ञान शक्ति जागरण का प्रमाण प्रस्तुत करो, सायुज्य होने का प्रमाण प्रस्तुत करो, या समाधि करके संयम किए रहने का प्रमाण प्रस्तुत करो। इसीलिए इसमें मिक्सिंग जो है हमसे नहीं बनेगा। यू कैन मिक्स, आपकी फ्रीडम है, बट ये एक अध्ययन स्थली है। विल वी recommend it? नो। डिड नागराज जी recommend it? नो। उसके बाद भी कैन यू डू इट? यस। विल आई गेट द रिजल्ट? आई डोंट नो। यू स्टिल वांट टू डू इट? को करो, ठीक। हाँ, एक ही लगता है मुझे कि जितने भी लोग किसी भी दर्शन को हम पढ़ाते हैं, जैसे मैं एक दर्शन को पढ़ाता हूँ, या आप भी किसी दिन पढ़ाओगे, आप में से कोई जीवन विद्या शिविर लेगा, एक जो चीज हम लास्ट तक नहीं छोड़े वो है हमारी स्थिति की ईमानदारी। हम किसी की स्थिति से बोल रहे हैं, ये यदि छूटा, हम खुद भी बेवकूफ बने, दुनिया को भी बेवकूफ बनाने का अपराध हमारे ऊपर आएगा। देखो, इधर जो आदमी अपहरण करता है, किसी को मारता है, पीटता है, स्त्री अपहरण करता है, पुरुष अपहरण करता है, बच्चा अपहरण करता है, वो सामाजिक अपराधी कहलाता है ना। मेरे व्यवहार से आप दुखी हो गए, मैंने आपको पीड़ित कर दिया जाने अनजाने में, ये व्यवहार का अपराध हो गया, ठीक। मैंने आपकी पेंसिल चुरा ली, आपका पैसा हड़प लिया, 10 5 लाख 50 लाख कुछ भी, है ना, बेवकूफ बनाया, बुद्धि बनाया, या आर्थिक अपराधी हो गया, ठीक। अर्थशास्त्र का अपराधी, मैंने आपको कुंठित कर दिया, बोला तू बेवकूफ है, तू बेकार है, तू पैदा क्यों हुआ, तू पत्थर है, बिल्ली है ना, मेंढक है, उससे आप डिप्रेशन में चले गए, मैं मनोवैज्ञानिक अपराधी बन गया, है ना, ठीक। इसके बाद आता है गलती। मैं वाद को उटपटांग तर्क बनाता हूं, ये गलती है, अपराध नहीं है, ठीक। बट मैं दर्शन के जगह पर खिचड़ी बनाता हूं, है ना, यह आध्यात्मिक अपराध है। ये सूक्ष्म है लेकिन बहुत पावरफुल है। मैंने एक पूरे दर्शन को ही खराब कर दी यार। ये बहुत सूक्ष्म है, बट इसका जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा है, क्योंकि तुमने एक साथ 1 करोड़ आदमी को बेवकूफ बना दिया। जब चोरी करोगे, एक का करोगे, 2 का करोगे, अभी भी 2 लोग 10 50 लोगों का चोरी करते हैं, उसका इंग्लिश में नाम देते हैं पॉन्जी स्कीम, है ना। मैं आप सबको बोलूंगा कि मैं 14% इंटरेस्ट दूंगा, है ना, और तुम एक एक आदमी को लाओगे, तुमको 1% अधिक,
ऐसा करते करते वो 50,000 1 लाख आदमी के तो पहुंचता है, 1,000 करोड़ मिला, मैं भग लिया, उसका नाम पेपर में आता है, ठीक है ना। बट वो कितने तक इम्पैक्ट किया, 5,000 10,000 है। बट ये जो आध्यात्मिक अपराध है, ये करोड़ों को हमेशा हमेशा के लिए तुमने कंफ्यूज कर दिया। जबकि ये जो कंफ्यूजन था, ये 10 साल 50 साल का मैंने स्कीम चला है। यूजुअली 10वें साल तक लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर आता है इंटरेस्ट के लिए, फिर वो बंद करके भाग जाता है, राइट। तो हमसे जाने अनजाने में यह ना हो। क्यों? क्योंकि अभी 1 महीना बचा, आप लोग चले जाओगे, एक दिन आपको भी लगेगा मेरे को मध्य दर्शन समझ में आ गया, फिर आप भी पढ़ाना शुरू करोगे। इसमें कोई लाइसेंस तो नहीं है पढ़ाने के लिए कि आपको हेडक्वार्टर से लाइसेंस लेना, जीवन विद्या शिविर लेने के लिए। जिस दिन आप अपने आप को अल्प ज्ञानी, अर्ध ज्ञानी, है ना, ज्ञानी अपूर्ण ज्ञानी मानोगे, आप पढ़ाओगे। ठीक है ना। तो मैंने एक ही फॉर्मूला बनाया अपने आप को बचाने के लिए। एक तो फॉर्मूला बनाया क्या, नागराज जी ने मेरे को डांट के अंदर ठूसा। एक बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, ये तो ऐसा है वैसा है, उन्होंने मेरे को करेक्ट किया, और वो ऑडियो में है, आएगा, आप कभी सुनेंगे उसको यदि सुनना चाहेंगे तो। पहले मतलब तुम ये बोलो कि मध्य दर्शन में मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार। मध्य दर्शन पढ़ते पढ़ते एक दिन हमको लगता है मेरे पेट से निकला है, ये कल्पनाशीलता का कंफ्यूजन है। हम ऐसा व्याख्या करते हैं जैसे मेरी किडनी का प्रोडक्शन है, वो किसी दूसरे आदमी का था, उसको मैं सुना और सुन के सोच के बता रहा हूँ, पूरा लिंक ही टूट जाता है। ठीक है, एक तो ये मैंने उन्होंने जो बताया, एक दूसरा मैंने खुद का बनाया कि हमेशा इसी ग्रुप में अपने से किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति को पहचान लो, किसी एक को मान लो, वो नहीं भी है तो मान लो, ठीक। सो यू हैव सम रेफरेंस फ्रेम। नहीं तो रेफरेंस फ्रेम ही नहीं है, आप ही भगवान, आप ही देवता, आप ही दिव्य मतवान हो, बाकी सब बेवकूफ। तो घृणा और अभिमान से हम बचेंगे। दो, तीसरा उन्होंने कहा कि जब भी तुम प्रस्तुत होते हो अपने या लिखते हो, अपनी स्थिति को स्पष्ट करना। हम जो पढ़ा हूं उसको बता रहा हूं, दूसरा मैं समझ गया हूं उसको बता रहा हूं, तीसरा मुझे अनुभव हो गया, मैं अपने अनुभव को बता रहा हूं। ठीक है ना। तो अध्ययन विधि में मेरा फर्स्ट स्टेट है, मैं जो मध्य दर्शन को पढ़ा उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना। समझ गया ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके टर्मिनोलॉजी में समझ क्या है उसको पहले समझना पड़ेगा। हमारे टर्मिनोलॉजी का समझ नहीं है। हम जिसको टर्मिनोलॉजी में समझ मानते हैं वो दर्शन की टर्मिनोलॉजी में उसका नाम है भास। ठीक है ना। तो क्या मध्य दर्शन की अध्ययन की विधि है? हाँ बिल्कुल है, उसको शोध करके पता करना पड़ेगा, है ना। उसका एक प्रयत्न है, आपके सामने रखेंगे। आपका प्रश्न छोटा था, मेरा उत्तर बहुत बड़ा हो गया, बट वो केवल आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जो मेरे को 10-15 साल में जो भी दिखा, मेरे नजरों में जो आया, इसमें कोई साबूदाना का खिचड़ी बना रहा है ना, कोई मूंगफली डाल रहा है उसमें, है ना, कोई उसमें तूर दाल से बना रहा है, तो दर्शन की खिचड़ी बनी है, अध्ययन विधि की खिचड़ी बनी है, शास्त्र की खिचड़ी बनी है। ठीक। क्यों खिचड़ी बनेगी? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान होने के बना खिचड़ी बनेगा, कल्पनाशीलता के अंदर ही रहता है, खिचड़ी बनेगा। ठीक है ना। तो, हम खिचड़ी से बचें, ये अध्ययन का फर्स्ट स्टेज है। ये डॉक्यूमेंट शुरू होने के पहले है ये बातचीत, इसकी आवश्यकता है कि नहीं, और हम किस मानसिकता, किस उद्देश्य से इसमें प्रवेश कर रहे हैं, ये पहला क्लियर हो। प्रवेश करते समय क्या ध्यान में रखेंगे, ये पहले स्थिर हो, उसके बाद अध्ययन विधि। यही यदि असंतुलित है, अध्ययन विधि बहुत उपयोग कर रही है हम, ये यदि क्लियर नहीं है ना, कि भाई हमको जीना है, केवल जीना है कि जानना है ना, किस पद्धति से जानना है, फिर वो मैंने मिक्स नहीं, हमको फोर्थ के साथ चलना है। प्रणेता ने जो बोला, भले ही वो क्लियर नहीं हो, तो बाबा जी बोलते थे नाक रगड़ो, फिर नाक रगड़ के पता करो क्या है। तो थोड़ा मोड़ा मैं नाक रगड़ा हूं, आपको रख रहा हूं, आप भी रगड़ना, है ना, और कोई रगड़ा होगा उससे भी सुन लेना। ठीक। तो खिचड़ी
तो लंच में खाएंगे, अभी चाय पी लेते हैं, ठीक है, विल कम बैक। खिचड़ी से बचने के लिए भी दर्शन लिखे हैं। मैं भी किसी से मिला था, एक लास्ट लाइन, गुजरात से आए थे, ऐसे ही बोलचाल के भाषा में बोल रहा हूँ किसी धर्म पर। मैंने कहा देखो, मैं मध्यस्थ दर्शन का मौलाना हूँ। मौलाना का उद्देश्य ये होता है कि वो आपको मोहम्मद तक पहुंचाए और कुरान में क्या लिखा है आपको समझ में आ जाए, है ना। बट मौलाना बात करते करते एक समय में अपने आप को मोहम्मद मान लेगा, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। दूसरा, वो मौलाना का जो मन का पकौड़ी है वो आपके लिए कुरान ना बन जाए, वो प्रॉब्लम है। तो मौलाना का सहायता भी लिया जाए बट मौलाना से बचा भी जाए, यदि आप आगे तक जाना चाहते हो। तो मैं आपके लिए सहायक भी हूं और बाधा भी, दोनों एक साथ हूं, इसका कोई उपाय भी नहीं है। तो बाबा जी ने जो लिखा है उसी को तो हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो पढ़ाने का मतलब क्या है, एक बार एक ऑनलाइन सत्र हो रहा था, हमारे गुप्ता जी एक ऑनलाइन वाला चलाए, तो मुझे वो कौन सा मिला था, मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 16 17 18, लास्ट के दो। तो शुरुआत के पहले मेरे मन में आया, मैं वो बात को रखा कि देखिए मुझे आपको ये दोनों पढ़ाने को बताया गया है। जो लिखना था वो नागराज जी लिख दिए, मुझे उसको पढ़ाना पड़ रहा है, इसका मतलब नागराज जी ने जो लिखा वो पूरा नहीं लिखा या पर्याप्त डिटेल में नहीं लिखा, एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि उन्होंने ठीक से लिखा है बट उसको आप नहीं समझ पाते हो, आपको बुद्धि नहीं है, इसीलिए मैं आपको बुद्धि दे रहा हूं। ये दूसरा, पढ़ाने का मतलब क्या है। तो मैंने कहा तीसरा एक ऑप्शन है कि मैं जो पढ़ा हूं सोचा हूं उसको विचार विमर्श के लिए आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपसे 5-10 साल पहले पढ़ लिया, है ना, तो आप भी उसको पढ़ लो और उसको फिर वैलिडेट करो। इतना मुझे लगता है हम यदि साथ में से रखेंगे, दर्शन को तो अध्ययन नहीं हो सकता है, हम शास्त्र को फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज सवेरे मध्य दर्शन को पढ़ो, शाम को एक गोष्ठी करो, है ना। हम आलू प्याज उगाएंगे या गाजर उगाएंगे या हलवा बनाएंगे, चौथा बेचेगा, हम साथ में जाएंगे, यहाँ तक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, मुझे भी करना चाहिए, मैं भी करूंगा, कर रहा हूं, पर दर्शन में उंगली नहीं डाल सकते, ठीक है ना। चाय चाय पी लेते हैं, इसको रोक लेना, रिकॉर्डिंग को हो गया वो बाद में कंटिन्यू करेंगे उसको। तुषार को फोन करके उसको एक बार रोक लेना।